नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के सेशन में हम बात करेंगे रीट प्री पेपर और लेवल 1 के जितने भी 2011 से लेकर 2022 तक पेपर हुए हैं प्री, और उनमें पूछे गए शिक्षा मनोविज्ञान के प्रश्न को सोल्यूशन करेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हम पढ़ने वाले हैं और लेवल 1 के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और जो नए विद्यार्थी हैं उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप लेवल सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की, कोई भी एग्जाम की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि साइकोलॉजी सेम है और मनोविज्ञान के सारे प्रश्न सेम हैं। तो लेवल 1 के लिए थोड़ा सा लेवल हो जाता है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इस प्रकार हम आपको रिवाइज करवाने वाले हैं। तो 300 प्रश्नों की हम बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो लेवल 1 और लेवल 2 के लिए महत्वपूर्ण है, तो हम पढ़ेंगे। बात करते हैं आज के पहले पेपर की, और पहला पेपर है हमारा जिसमें 30 प्रश्न है साइकोलॉजी के, उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो लगभग पूरे पेपर करेंगे हम 2011 से 22 तक। सभी साथी वीडियो देखने से पहले लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके आसपास जो भी आपका साथी तैयारी कर रहा है प्री की, तो उनको भेजिए और वो अच्छे तरीके से पढ़े और देख सके कि शिक्षा मनोविज्ञान के किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रताप क्लासेस के टेलीग्राम को भी ज्वाइन करें। तो बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो ये है हमारे पास 2011 का पेपर जिसमें शिक्षा मनोविज्ञान के 23 प्रश्न पूछे गए थे, इनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए, बड़ा गजब का प्रश्न है और छोटा सा प्रश्न है कि खिलौने की आयु किसे कहा जाता है। खिलौने की आयु किसे कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, या शेषवावस्था को, या इनमें से सभी। तो बताइए खिलौने की आयु किसे कहा जाएगा? तो इसका आंसर माना है पूर्व बाल्यावस्था को। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था को। इस बाल्यावस्था की हम बात करें तो इसकी आयु क्या है? बाल्यावस्था की 6 से लेकर 12 तक की अवस्था जो क्या कहलाती है? बाल्यावस्था के नाम से जानी जाती है। ये आपको याद रखना है। इसी बाल्यावस्था को कंप्लीट बाल्यावस्था पूछी जाए तो खिलौने की आयु, समूह दल, टोली, सृजनशीलता का गुण पाया जाता है। और जैसे कुछ वैज्ञानिक है उन्होंने कहा कि जीवन का अनोखा काल, जैसे कोल और बुर्श ने कहा इसे, और जैसे निर्माणकारी काल भी कहा, और छद्म व मिथ्या प्रवक्ता का काल भी कहा। तो ये सारे आपको याद रखने इस बाल्यावस्था को। इस पूर्व बाल्यावस्था की जो उम्र होती है वो लगभग मान के चलो 2 से 7 वर्ष होती है। 2 से 7 वर्ष। देखिए अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग मत मानते हैं, तो इसका कोई फिक्स नहीं है। तो 2 से 7 वर्ष मैं आपको बता रहा हूँ। इस अवस्था को खिलौने की आयु, पराग टोली आयु, या समावेशी आयु के नाम से जाना जाता है इस पूर्व बाल्यावस्था को। फिर आपसे पूछे कि पूर्व गिरोह आयु कौन सी होती है? पूर्व गिरोह आयु वो भी कौन सी होती है? बाल्यावस्था होती है, लेकिन इसके अंदर होती है अपनी पूर्व बाल्यावस्था के अंदर। दूसरा होता है अनुकरणात्मक। अनुकरणात्मक अवस्था कौन सी है, ये भी पूछा जा सकता है। और पूछा जाता है प्रश्न करने की आयु कौन सी होती है? पूर्व बाल्यावस्था होती है। उत्तर बाल्यावस्था की हम बात करें, इस पूर्व बाल्यावस्था को प्रारंभिक बाल्यावस्था भी कहते हैं। और उत्तर बाल्यावस्था को की बात करें तो ये 7 से लेकर 12 वर्ष तक कौन सी होती है? उत्तर बाल्यावस्था के रूप में आती है। खिलौने की आयु तो कौन सी हो जाएगी? पूर्व बाल्यावस्था। खेलने की आयु कौन सी हो जाएगी? उत्तर बाल्यावस्था। दोनों में याद रखना है, ठीक है। तो खेलने की उम्र, टोली बनाने की उम्र, ये किस में आ जाएगी? उत्तर बाल्यावस्था में आ जाएगी। और शेष अवस्था कहीं 0 से 2 तक दिया हुआ है, कहीं 0 से 5 तक दिया हुआ है, तो याद रखना है शेष अवस्था। शेष अवस्था में इतना ध्यान रखना है, एक तो इसमें नैतिकता का अभाव पाया जाएगा और सामाजिकता का अभाव पाया जाएगा। शेष अवस्था में ये प्रश्न आता है। अगले प्रश्न की बात करें कि क्योंकि रीट L1 में है तो रीट L1 में ज़्यादातर बाल विकास के प्रश्न ज़्यादा आते हैं, छोटे प्रश्न। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था। तो इसमें कौन सी हो जाएगी? खेलने की अवस्था नहीं होगी। क्या नहीं होगी? खेलने की अवस्था। मैंने कहा कि अनुकरण करने की अवस्था होगी, प्रश्न करने की अवस्था होगी, दल या समूह में रहने की अवस्था होगी, और इसे क्या कहते हैं? खिलौने की आयु कहते हैं। और खेलने की अवस्था किस में आ जाएगी? उत्तर बाल्यावस्था में आ जाएगी। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं? उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लग जाते हैं? तो द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। इसका आंसर हो जाएगा अपना डी। अगला प्रश्न है कि विकास का अर्थ क्या है? परिवर्तनों का उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की ओर उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, यानी सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। विकास का अर्थ क्या है? कि अभिप्रेरणा
व अनुभव के फलस्वरूप, अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन, ठीक है, मोटिवेशन से क्या मिलता है, हमें एक लक्ष्य मिलता है, साहस मिलता है। अनुभव के फलस्वरूप होने वाले जो भी परिवर्तन है उसके उत्तरोत्तर श्रृंखला को क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, उत्तरोत्तर श्रृंखला को क्या कहते हैं हम, उत्तरोत्तर का मतलब क्या होगा यहाँ पे, लगातार, क्या होगा, लगातार कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं क्रमशः श्रृंखला, वो क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। ये परिभाषा आपको याद रखनी, यानी एक के पीछे एक लगातार उत्तरोत्तर हो जाएगा, ठीक है। अभिप्रेरणा किसी व्यक्ति को किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रेरित करना क्या कहलाता है, अभिप्रेरणा। उसके बाद एक ऑप्शन है अनुभव। अनुभव का मतलब क्या है, जिंदगी की वास्तविक समझ अनुभव से पैदा होती है। क्या होती है कि जिंदगी की जो वास्तविक समझ है वो अनुभव से ही प्राप्त होती है। तो ये विकास का सही आंसर हो जाएगा। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, सत्य कथन नहीं है। विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, ये सही है। विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है। तो इसमें जो है बी नंबर आंसर होगा। प्रश्न नंबर की बात करें, प्रश्न नंबर हमारे पास है 5। प्रश्न नंबर 5 का आंसर माना है इन्होंने बी नंबर, विकास उकसाने बढ़ाने से नहीं होता है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, विनाशनात्मक भी है, ऋणात्मक भी है और धनात्मक भी है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, बिल्कुल होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी क्या है, अपनी अपनी अलग अलग विशेषता है। निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है, उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है। सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, यहाँ पे यह सीखना है। पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। व्यक्तित्व आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, ये सही है उत्तर बाल्यावस्था का। अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना, ये भी सही है उत्तर बाल्यावस्था में, लेकिन ये नहीं होगा, इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। सामान्य परिपक्व से पहले प्रशिक्षित करना पराये, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना पराये क्या होगा, सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है। निष्पादन का मतलब क्या है, पूरा करना, निष्पादन यानी किसी काम को पूरा करना। कुल मिलाकर हानिकारक होता है परिपक्व से पहले प्रशिक्षण देना। दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है, या लाभकारी हो या हानिकारक, यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। तो इसमें प्रश्न नंबर हम बात करेंगे, प्रश्न नंबर हमारा 7 का आंसर देखें तो क्या होगा, डी नंबर। सही बात है कि परिपक्व से पहले प्रशिक्षण करना क्या है, यानी हमें पता होना चाहिए कि लाभकारी हो या हानिकारक, यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की उसी विधि का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा सा बड़ा है। 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार यह घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? राजू का गर्जना को देखकर उछलना किस सिद्धांत का उदाहरण है? तो ये किसका होगा? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत होगा। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का किसने दिया था? पावलाव का। ये शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पावलाव का है। फिर यहाँ पे क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ये है स्किनर का सिद्धांत है। किसका है? स्किनर का सिद्धांत है। प्रयत्न व भूल का सिद्धांत किसका हो जाएगा? प्रयत्न व भूल का सिद्धांत हो जाएगा थॉर्नडाइक का। यहाँ पे याद रखना थॉर्नडाइक का हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों, एक तो ये याद रखना शास्त्रीय अनुबंधन यानी जिसे प्राचीन अनुबंधन, सहज अनुबंधन, संबंध प्रतिक्रिया अनुबंधन, अनुकूलित अनुक्रिया अनुबंधन कहा जाता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन की बात करें तो इसको स्किनर के द्वारा दिया गया था। बी.एफ. स्किनर लिखा मिलेगा आपको, बी.एफ. स्किनर के द्वारा दिया गया था। इसे नेमेतिकी अनुबंधन के नाम से जाना जाता है, या हम इसे कह सकते हैं आर.एस. थ्योरी। आर.एस. थ्योरी तो ये हो जाएगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन। थॉर्नडाइक ने दिया था एस.आर. थ्योरी। थॉर्नडाइक का हो जाएगा एस.आर. थ्योरी। ठीक है, एस.आर. थ्योरी थॉर्नडाइक का हो जाएगा। ठीक है, उद्दीपक अनुक्रिया। उसके बाद में एक आता है अपना शास्त्रीय अनुबंधन। इसने कौन सा थ्योरी दी थी भी? इसने सी.आर. थ्योरी। याद कर लेना ये सारे के सारे। सी.आर. थ्योरी पावलाव की है, आर.एस. थ्योरी है स्किनर की, और एस.आर. थ्योरी है थॉर्नडाइक की।
इस आर का अर्थ क्या होता है और सी का अर्थ क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस सी का अर्थ होता है कॉन्टिनेशन। क्या होता है सी का? कॉन्टिनेशन यानी अस्वाभाविक क्रिया। और आर का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्स यानी अनुक्रिया। ठीक है, इस प्रकार के इन्होंने सिद्धांत दिए थे, ये सारे याद रखने हैं। तो इसका आंसर क्या होगा कि राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत पर है? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन हो जाएगा, स्किनर का सिद्धांत है जो। ठीक है, ये आपको याद रखना, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण हो जाएगा? तो मित्रों के द्वारा उपहास, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, ये गलत हो जा। मीन मेख निकालना बंद करना, और इनमें से सभी। तो 1 नंबर आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 9 का। 1 मिनट रुकिए, इसमें हम बात कर रहे थे, हाँ ये हमने थोड़ा सा वैसे पहले उत्तर सही बताया, बाद में मैंने गलत बता दिया। शास्त्रीय निबंधन है भी इसका आंसर। ये मैंने पहले सही बताया था, लेकिन बाद में दो बार बताया आपको, तो इसको भी कर दिया। शास्त्रीय निबंधन होगा इसका। ठीक है, आंसर पावलाव का जो सिद्धांत दिया था शास्त्रीय अनुबंधन, ये उत्तर था। फिर इसमें ये हो जाएगा। फिर निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? अभिप्रेरणा एक, तो इसमें देखिए अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, मोटिवेशन लक्ष्य की ओर लेकर जाएगा। यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, यह भी सही है। यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है, अभिप्रेरणा बिल्कुल सही है। यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है, ये गलत हो जाएगा, इसमें डी नंबर आंसर हो जाएगा। किसी उद्दीपक के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है अभी बताइए? अस्थायी परिवर्तन कहलाएगा अभ्यस्तता। ठीक है, व्यवहार में निरंतर, अगर आप निरंतर कोई काम करोगे तो उसमें क्या होगा? अपना अभ्यास होगा, तो अभ्यस्तता इसका आंसर होगा। तो व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन क्या होगा? अभ्यस्तता। अस्थायी का मतलब क्या होगा? थोड़े समय के लिए होने वाला परिवर्तन, तो ये आंसर हो जाएगा 1 नंबर। विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? किसमें भी? अभिवृत्ति के अंदर। किसमें? अभिवृत्ति के अंदर। तो दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, किसी विचार को दोहराना या दृढ़तापूर्वक व्यवहार, किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के साथ समर्थन और स्वीकृति, संदेश के साथ साहचर्य स्थापित करना। बताइए भी इसका आंसर क्या होगा? साथ साथ में कमेंट में देते जाइए, और इस प्रकार समझ लीजिए कि हमारा पेपर ही है। ठीक है, 12 नंबर का आंसर देखिए भी, 12 नंबर का आंसर होगा दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। यह क्या होगा? अभिवृत्ति में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? तो दबाव से किसी भी बात या विचार के लिए राजी नहीं करना चाहिए, ये इसमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसी विचार को दोहराना या दृढ़तापूर्वक व्यवहार, किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के साथ द्वारा समर्थन व स्वीकृति, संदेश के साथ साहचर्य स्थापित करना। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उपलब्धि अभिप्रेरक में बताइए कौन सा सही होगा? उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। उपलब्धि अभिप्रेरक बताइए। उसके बाद में यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण हो तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक भी कहा जा सकता है। यदि व्यक्ति के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है। इनमें से सभी, तो 13 नंबर का आंसर होगा इनमें से सभी हो जाएंगे। और ये पॉइंट याद रखना, उपलब्धि अभिप्रेरक, एक तो उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। दूसरा, यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कह सकते हैं। सही है, तो व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि अगर महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि उसे विकास प्रेरक कहेंगे। यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है। बिल्कुल सही है, मध्य प्रतियोगिता पर बल है। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करता है। धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंधों में, विद्यालय में। तो 6 से 10 वर्ष की आयु में विद्यालय में जाना पसंद करेगा। अपने जैसे ही वो स्कूल स्टार्ट करेगा धीरे धीरे, उसके बाद में उसके जो है दोस्त बन जाएंगे, और दोस्त के लिए वो आसपास के पड़ोसी जाते हैं तो उसमें रुचि पैदा होने लग जाती है।
कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो अधिकांश छिपी रहती है और उसमें चेतन के 3 स्तर है। अब बताइए भी, व्यक्तित्व टॉपिक पढ़ना है, व्यक्तित्व टॉपिक पढ़ना होगा जिसमें एक व्यक्ति आते हैं सिगमंड फ्राइड। कौन आते हैं? सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड ने सिद्धांत कौन से दिया? मनोविश्लेषण सिद्धांत। याद रखना है, मनोविश्लेषण सिद्धांत, और ये पेपर में पक्का आएगा। मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था सिगमंड फ्राइड ने। ठीक है, याद रखना है। इसने सिगमंड फ्राइड के द्वारा जो है व्यक्ति के 3 कारक बताए। सिगमंड फ्राइड ने व्यक्ति के जो है कितने कारक बताए? 3 कारक। कौन कौन से बताए? 3 कारक की बात करें तो कौन कौन से बताए? एक तो आता है इदम। क्या आता है? इदम। ठीक है, इद, इदम या इद। दूसरा आता है अहम। क्या आता है? अहम। ठीक है, जिसे कहते हैं ईगो, जिसे ईगो कहते हैं। और तीसरा बताया उन्होंने परम अहम। परम अहम, परम का अर्थ मतलब सुपर, सुपर ईगो। ये 3 कारक बताए। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। इस इदम के अंदर जो कार्य करता है हमारा, वो अचेतन मन कार्य करता है, हमारे अचेतन मन कार्य करता है। और अचेतन मन कितना होता है? हमारे 9/10 भाग होता है। और चेतन मन कितना होता है? 1/10 भाग। याद रखना, ये प्रश्न पूछा जाता है कई बार। फिर है कि अहम में ईगो। ईगो के अंदर हम बात करें तो अर्धचेतन मन। ईगो के अंदर अर्धचेतन मन काम करता है, अर्धचेतन मन काम करता है ईगो के अंदर। फिर है परम एम सुप्पो के अंदर पूर्ण चेतन काम करता है। इसके अंदर क्या करता है? पूर्ण चेतन। सबसे पहले हम बात करें तो ये इदम जो है, इदम इदम प्रवृत्ति का व्यक्ति है, यानी अचेतन मन का व्यक्ति है, वो वास्तविकता में रहता है, वास्तविकता पर रहता है। दूसरा है कि अहम। अहम क्या करता है? एक तो इद और सुपर दोनों की क्या होती है? उसमें प्रवृत्ति होती है, दोनों प्रकार करता है अहम। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा समायोजित व्यक्ति इनमें से कौन सा होगा, किसमें होगा? जो क्या होगा? इदम यानी अहम पर ईगो वाला प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा, उसमें समायोजन की स्थिति बहुत बढ़िया होगी। ये आपको याद रखना है, इतना पॉइंट। ठीक है, तो ये मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया था? सिगमंड फ्राइड का। फिर यहाँ पे गुण सिद्धांत यानी सील गुण सिद्धांत है। सील गुण सिद्धांत किसने दिया? यहाँ पे एक प्रश्न है, सील गुण का सिद्धांत किसने दिया? एक है प्रकार सिद्धांत। सील गुण का सिद्धांत दिया था आलपोर्ट व केटल ने। याद रखना है, दोनों व्यक्ति हैं। एक बार प्रश्न को डिलीट भी किया गया था क्योंकि दोनों दे दिए गए थे ऑप्शन में। तो आलपोर्ट व केटल ने सील गुण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, याद रखना है। और व्यवहारवाद के आ जाएंगे वाटसन। ठीक है, और ये प्रकार सिद्धांत आ जाएगा बुद्धि से संबंधित। अगला प्रश्न देखिए, कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में निम्न में से कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र यानी समायोजन, प्रतिरक्षा तंत्र, रक्षा युत्री, ये अलग अलग सारे एक ही नाम है। समायोजन प्रतिलक्षित होता है उसमें। जैसे बच्चे को हमने डांट दिया और गुस्सा आ गया, और गुस्सा आने के बाद वो खेलने चले गया और बाद में ठंडा बाद में वापिस आ गया। ये प्रक्षेपण की विधि है, या हम कह सकते हैं विस्थापन है, या प्रतिक्रिया निर्माण है, या उदात्तीकरण है। इनमें बताइए भी समायोजन के अंदर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर की बात करें, सबसे पहले मैं आपको आंसर बता देता हूं प्रश्न नंबर 16 का। प्रश्न नंबर 16 का मैं आपको बता देता हूं आंसर। देखिए, प्रश्न नंबर 16 का आंसर होगा यहां पे विस्थापन। विस्थापन को ही कहते हैं पलायन। ऑप्शन में कई बार पलायन भी मिल जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा विस्थापन किया उसने। प्रक्षेपण है, एक प्रतिक्रिया निर्माण है, और उदात्तीकरण है। प्रक्षेपण का अर्थ क्या है? और इसमें बताइए प्रतिक्रिया निर्माण क्या होगा? प्रतिक्रिया निर्माण, या जिसे विपरीत संरचना कहते हैं, जिसमें अचेतन मन कार्य करता है। उदात्तीकरण, उदात्तीकरण को क्या कहते हैं? शोधन कहते हैं। ठीक है, उदात्तीकरण को शोधन कहते हैं। इसे ही मार्गांतरीकरण कहते हैं, मार्गांतरीकरण। ठीक है, ये कई बार इस प्रकार के शब्द अलग दे दिए जाते हैं, तो ये आपको याद रखने हैं सारे के सारे समायोजन के, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आएगा। समायोजन से तात्पर्य समय का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूल करना ताकि संतुष्ट किया जा सके दूसरों को, प्रेरकों को, उद्देश्यों को, आवश्यकताओं को। तो इसमें आंसर क्या होगा? आवश्यकताओं को संतुष्टि किया जा सकेगा, अपनी आवश्यकताओं को। समायोजन से तात्पर्य समय का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना, आवश्यकताओं को। ठीक है, तो 19 नंबर का आंसर हो जाएगा अपना ए। 19 नंबर का आंसर होगा 17 नंबर का आंसर होगा डी।
निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? तो 18 नंबर का आंसर होगा अपना डी, स्वावलंबनता। ये प्रदर्शित नहीं करता है। बाल अपराध करता है, भगोड़ापन करता है, भावनात्मक बाधा को, और कमजोरों को डराने वाला। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। निःशक्त बालकों के लिए प्रावधान किया जा सकता है तो समावेशी शिक्षा द्वारा किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? बुद्धि लब्धि 25 से 70 के मध्य होना, बुद्धि लब्धि 25 से 70 के मध्य होना, 20 नंबर प्रश्न देख लीजिए भी। और धीमी गति से सीखना व दैनिक जीवन की क्रियाओं को न कर पाना, वातावरण के साथ अनुकूल से कठिनाई, अंतर व्यक्तित्व संबंधों कमजोर होना। अंतर व्यक्तित्व संबंधों का कमजोर होना, तो अंतर व्यक्तित्व का मतलब क्या होता है? यहाँ पे शब्द को पकड़िए। अंतर व्यक्तित्व का मतलब क्या है कि वह अपने विचारों, भावनाओं और चिंताओं को पहचान सकता है। वो क्या मानसिक मंदता हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका आंसर ये नहीं होगा। उसकी बुद्धि लब्धि 25 से 70 के मध्य होना बिल्कुल सही है। धीमी गति से सीखना, दैनिक जीवन की क्रियाओं को न कर पाना, वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई होगी तभी उसकी मानसिक स्थिति है। तो अंतर व्यक्तित्व, अब इसने एक शब्द दे दिया, इस शब्द के चक्कर में पूरा प्रश्न गलत हो सकता है। तो अंतर व्यक्तित्व का मतलब क्या होता है कि अपने विचारों, भावनाओं व चिंताओं को जो व्यक्ति पहचान सकता है वो मानसिक मंदता नहीं हो सकता। समायोजन कर सकता है व्यक्ति जो खुद। अगला प्रश्न देखिए, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? सहज शैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी बोलने की स्वतंत्रता, रुचियों की भिन्नता, अलग अलग रुचि, अध्यापक की भूमिका और विद्यालयी वातावरण। विद्यालयी वातावरण 21 नंबर का आंसर होगा। अध्यापक की भूमिका और विद्यालय वातावरण ही उसको मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अच्छा तरीका हो सकता है। इसने पूछा है मानसिक स्वास्थ्य को, अच्छा वातावरण होगा विद्यालय का, अच्छा अध्यापक होगा, अच्छा बैठने की व्यवस्था होगी, आसपास के वातावरण अच्छे होंगे, बच्चे अच्छे होंगे, तो वो अच्छे तरीके से अपनी मानसिकता को कवर कर पाएगा। कमजोर बालक से क्या तात्पर्य है? कमजोर वर्ग के बालक से क्या तात्पर्य है? 23 नंबर का आंसर देखिए भी। ऐसे अभिभावकों के बालक जो वंचित वर्ग में आते हैं। 22 नंबर का, ऐसे अभिभावकों के बालक जो जिनकी वार्षिक आय कम है। ऐसे अभिभावकों के बालक जो गरीबी रेखा से नीचे की सीमा में आते हैं, ये नहीं हो सकता। ऐसे अभिभावकों के बालक जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कमजोर वर्ग के बालक। और इसका आंसर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा। 200 से अधिक है तो प्रश्न नंबर 24 का आंसर क्या होगा? तो विद्यार्थी अध्यापक का जो है प्रश्न नंबर 23 का आंसर होगा 40। ठीक है, कितने होंगे? 40। 1 से 5 तक, 1 से 5 तक यदि प्रवेश है और 200 विद्यार्थी है तो कितने हो जाएंगे? 240। फिर अगला प्रश्न है हमारे पास 24 नंबर। क्रियात्मक अनुसंधान को अच्छे तरीके से पढ़ लेना। प्रत्येक टॉपिक में एक प्रश्न आएगा। क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह अध्यापकों व शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है। यह किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। रोजमर्रा स्थानीय स्तर पर जो डेली की समस्या है उसके लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है, या निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा व्यापक स्तर पर यानी बड़े स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। सी नंबर आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। शिक्षण औपचारिक व अनौपचारिक होते हैं, बिल्कुल है। शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है। शिक्षण अनुवेशन है, ये गलत हो जाएगा। तो शिक्षण विज्ञान के साथ कला भी है, शिक्षण औपचारिक व अनौपचारिक भी है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। भौतिक संसाधनों को, शिक्षित व अभिप्रेरित अध्यापकों को,
बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संचरित अनुभवों को, बालकों के लिए संचरित अनुभव और पाठ्यक्रम सुधार को। तो बताइए भी इसका आंसर होगा कि बालकों के लिए एक तो संचरित अनुभव, दूसरा पाठ्यक्रम में सुधार किया जाएगा इस पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार। अगला प्रश्न है 27 नंबर, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? तो कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक, ये इसका आंसर होगा 1 नंबर। ठीक है, 27 नंबर का आंसर माना है ए। दबाव को कम करने व परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक क्या है? कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, विद्यालयी शिक्षा के विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन, वार्षिक व अर्धवार्षिक परीक्षाएं, विभिन्न प्रवेश के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 28 का होगा कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण करना। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? एक प्रश्न पक्का आएगा भी। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है अभी यहाँ पे बताइए। मूल्यांकन का उद्देश्य बालकों को धीमी गति से सीखने वाले प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल करना, या जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है जिनकी पहचान करना, अधिगम की कठिनाइयों व समस्या वाले क्षेत्रों में पता लगाना, उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार की कर पाया है उसकी पुष्टि पोषण करना, प्रदान करना। डी नंबर आंसर हो जाएगा, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए इनमें में से किसे बेहतर मानेंगे? प्राथमिक विद्यालयों के लिए वीडियो अनुरूपण, प्रदर्शन, समय के द्वारा किया गया अनुभव, इनमें से सभी। तो सी नंबर इसका आंसर होगा भी, समय के द्वारा किया गया अनुभव ही क्या कहलाएगा? प्राथमिक बालकों के लिए बेहतर होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं 2012 के पेपर की। ये हो गया हमारा 2011 का पेपर 11 का। अब हम बात करते हैं 2012 के अंदर किस प्रकार के 30 प्रश्न पूछे गए थे। तो देखिए अब बात करते हैं 2012 के पेपर की। तो ये है हमारे पास 2012 का पेपर और इसमें हम बात करते हैं 30 प्रश्नों की शिक्षा मनोविज्ञान की। देखिए थोड़ा सा पेपर ये टफ है, अपने आप पर हावी मत लेना कि इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। ये 2012 का ही टफ है, बाकी धीरे धीरे जो अब लेवल आ रहा है वो बहुत ही सरल आ रहा है और स्पष्ट आ रहा है और आप अच्छे तरीके से आंसर कर पाओगे। 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कना आधारित होती है। 9 वर्ष के बालक की जो है नैतिक तर्कना किस पर आधारित होती है? 2012 का देखिए भी। किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई व बुराई को निर्धारित करते हैं, ये कथन बिल्कुल सही है। कोई कार्य सही होना इस बात पर निर्भर करता है कि उसे व्यक्ति की अपनी आवश्यकता पूर्ति होती है, ये गलत है। नियमों का पालन करने के बदले में कुछ लाभ मिलना चाहिए, यह भी गलत है। सही कार्य वह है जो उस व्यक्ति के द्वारा किया जाए जो अन्य व्यक्तियों को अपने व्यवहार से प्रभावित करता है। तो इसमें 1 नंबर आंसर हो जाएगा। 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कना पूछी इसने कहा कि किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई और बुराई को निर्धारित करते हैं, ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसने बालक के बारे में पूछा है। निम्न में से कौन सा उदाहरण अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है? देखिए अभिप्रेरणा से 1 प्रश्न 2 प्रश्न आएंगे, अभिप्रेरणा से बार बार आ रहे। तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने 12 वर्ष की उम्र में दर्शन का अध्ययन आरंभ कर दिया था, ये इसमें नहीं होगा। कृष्णा ने नृत्य का समय 1 घंटे से बढ़ाकर 2 घंटे कर दिया है, अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन। जगन ने श्वास लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखानी प्रारंभ कर दी है। राम ने तेजी से आधुनिक व प्राचीन ऐतिहासिक प्रवृत्तियों से सहसंबंध स्थापित करने की प्रगति की है। ये सारे क्या है? ये अभिप्रेरणा के परिणाम है। लेकिन ये क्या है? 12 वर्ष की उम्र में प्रदर्शन का अध्ययन आरंभ हो गया, ये गलत है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से क्या एक प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए कार्य करेगा? एक प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए कौन सा कार्य करेगा? इसमें हमें कथन दिया हुआ है। तो इसमें देखिए, विद्यार्थियों के अवधान को उनके कार्य से संबंधित व्यवहार पर केंद्रित करना। विद्यार्थियों के अवधान है उसके कार्य से संबंधित व्यवहार पर केंद्रित करना। विद्यार्थियों के वर्तमान कार्य निष्पादन को उनके समूह के अन्य साथियों के संदर्भ वर्णित करना। विद्यार्थियों को उनकी योग्यता व कार्य निष्पादन के महत्व को सूचना देना। जब विद्यार्थी अपने व्यवहार को नियंत्रण नहीं कर पाते हैं तो उन्हें सकारात्मक व्यवहारात्मक समर्थन प्रदान करना। तो इसका आंसर होगा सी नंबर। क्या होगा? सी नंबर। विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं तथा कार्य निष्पादन के महत्व की सूचना देना ही एक प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक की कार्य करेगा। तो सी नंबर आंसर होगा। 4 नंबर प्रश्न देखिए। अच्छा, कुछ विद्यार्थी कहते हैं सर इंग्लिश वाला भी दिखाया करो। निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है?
कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, बिल्कुल सही है। स्वादिष्ट भोजन देकर, ये क्या है? ये तो सारे गलत हो जाएंगे, तो 1 नंबर आंसर हो जाएगा, 4 का हो जाएगा 1 नंबर। 5 नंबर, निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण है? चित्र है, प्रतीक व चिन्ह है, मांसपेशियां क्रियाएं हैं, भाषा है। तो चिंतन के लिए मांसपेशियों का कोई काम नहीं है, चित्र की जरूरत है चिंतन के लिए, प्रतीक व चिन्हों का जरूरत है और भाषा की जरूरत है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बार बार मैं कह रहा हूं भी इन शब्दों को पढ़े। अंतर व्यक्तित्व बुद्धि वाला ये वापिस आ गया। अंतर व्यक्तित्व बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार कौन सा है? यानी अंतर व्यक्तित्व व्यक्ति वो कौन सा है जिसको समायोजन कर सकता है? अंतर व्यक्तित्व। तो अंतर व्यक्तित्व बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार इसमें कौन सा हो जाएगा? कि मिलते जुलते संवेगों तथा उदासी व पछतावा में भेद कर पाना। सीधी बात कर रहा हूं कि अपने आप को समायोजन कर पाना ही क्या कहलाता है? अंतर व्यक्तित्व व्यक्ति कहलाता है। तो देखो, मिलते जुलते संवेगों को, उदासी को और पछतावा को अपने आप में भेद कर सकता है। अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा बड़ा है। निम्न में से कौन सी व्यू रचना अभिप्रेरित लैंगिक अंतरों को मद्देनजर रखते हुए लैंगिक समता भावना के विपरीत है? लैंगिक समता भावना के विपरीत है। देखिए, प्रश्न थोड़े बड़े हैं लेकिन हमें शब्द को पकड़ना पड़ेगा। कोई भी शब्द है उसको पकड़ना पड़ेगा कि पूछ क्या रहा है हमसे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर हमारा कौन सा है? ये प्रश्न नंबर है हमारा 7 नंबर। ठीक है, देख लेते हैं, इंग्लिश में भी दिखा देता हूं। 7 नंबर प्रश्न है भी, ये देखो। तो 7 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी। लड़कों को समस्याओं के समाधान और विषयों पर नियंत्रण रखने के लिए उनकी योग्यता पर उनको आत्मविश्वास विकसित करने के लिए सहयोग प्रदान करना है। सीधी सी बात बताऊं, सकारात्मक सोच रखनी है इसमें। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, एक अध्यापक किसी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तित्व विभिन्नता को समझ सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 8 नंबर का आंसर होगा सी। भाषा व अभिव्यक्ति के आधार पर बात कर रहा है कि एक अध्यापक किसी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तित्व विभिन्नता को किस प्रकार समझ सकता है? भाषा व उनकी अभिव्यक्ति के आधार पर। सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए। सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक और विद्यार्थियों को कार्य केंद्रित, लक्ष्य केंद्रित, कार्य केंद्रित व लक्ष्य केंद्रित या पुरस्कार प्रेरित? आंसर नंबर 9 का बताइए। तो कार्य केंद्रित विद्यार्थियों किसके रखना चाहिए? कार्य केंद्रित रखना चाहिए। एक, इसका आंसर होगा 1 नंबर। 10 नंबर देखिए भी, 10 नंबर प्रश्न का आंसर देखिए कि निम्न में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए नहीं है? यह भी थोड़ा पढ़ना नहीं है। तो वंचित वर्ग के लिए नहीं है सामाजिक रूप से। बालकों की देखभाल के अनुभव उन्हें स्कूल के लिए प्रभावशाली ढंग से तैयार नहीं करते हैं। नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती है। व्यापक व विविध अनुभवों को प्राप्त करने का मौका नहीं मिलता है। विद्यालय में अच्छा करने के लिए अभिप्रेरित नहीं किया जाता है। बताइए भी क्या आंसर करोगे? तो नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती है वंचित वर्ग को सामाजिक रूप से। तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान में कह रहा हूं अच्छे तरीके से पढ़ लेना। क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है क्योंकि, क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है क्योंकि अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधनों व प्रशासकों द्वारा तैयार किया जाता है मौलिक अनुसंधान। ठीक है, तो मौलिक अनुसंधान अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधनों और प्रशासकों द्वारा तैयार किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान में क्या होता है? देखो, मैं कह रहा हूँ क्रियात्मक अनुसंधान से, देखो पिछले पेपर में 2 प्रश्न आए थे, अब फिर इसमें 2 प्रश्न आ चुके हैं। तो इसे आपको पता चल जाएगा किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं और आप किस टॉपिक को पढ़ पाएंगे। तो 12 नंबर का आंसर होगा अपना, क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कारणों पर आधारित होता है। क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कारणों पर आधारित होता है क्रियात्मक अनुसंधान में। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया क्योंकि यह एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे। भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न छूट जाए। यह बालकों को अपने पर विश्वास के लिए प्रोत्साहित करना है। तो इसके आंसर सही भी हो जाएंगे, सारे के सारे सही हो जाएंगे। ठीक है, 2005 में। 14 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा तरीका विज्ञान विषय को समझने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त नहीं है? उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त नहीं है विज्ञान विषय को समझने के लिए। तो अमूर्तता के द्वारा विषय को सीखना। देखिए, वस्तुओं की प्रेक्षण करना, अवलोकनों का रिकॉर्ड व दर्ज करना, रेखा चित्रण बनाना, वास्तविक अनुभव प्रदान करना। ठीक है, तो अमूर्तता के द्वारा विषय को सीखना इसका आंसर हो जाएगा, उपयुक्त नहीं होगा। 15 नंबर प्रश्न देखिए,
निम्न में से कौन सा कथन बहुग्रेड शिक्षण प्रणाली के साथ सहमति नहीं रखता है? इसमें आपके बाल विकास व शिक्षण वेदियाँ हैं, दोनों प्रश्न आते हैं इसके, ठीक है। तो 15 नंबर का आंसर बताइए भी, 15 नंबर का आंसर क्या होगा? तो विद्यार्थियों का आयु व योग्यता के आधार पर समान होना चाहिए, बहुग्रेड शिक्षण प्रणाली, ठीक है। 16 नंबर देखिए, संज्ञानात्मक विकास में वंश क्रम निर्धारित करता है। संज्ञानात्मक विकास में वंश क्रम निर्धारित करता है, तो किस पर करता है भी? मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को क्या करते हैं? वंश क्रम निर्धारित करते हैं। 17 नंबर देखिए, थोड़ा बड़ा है प्रश्न। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो अध्यापक यह विश्वास करता है कि विकास प्रकृति की वजह से होता है, वह अनुभव प्रदान करने को महत्व नहीं देता। प्रारंभिक अनुभव महत्वपूर्ण होते हैं और अध्यापक का हस्तक्षेपण भी महत्वपूर्ण होता है। प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता। व्यवहारात्मक परिवर्तन के संदर्भ में विकास वातावरणीय प्रभावों के फलस्वरूप होता है। 17 नंबर का आंसर होगा सी। प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता। ये बिल्कुल सही है, नहीं होगा। इसने कहा कि सही नहीं है, ये इसका आंसर होगा सी, ठीक है। तो जो अध्यापक यह विश्वास करता है कि विकास प्रकृति की वजह से होता है, वह अनुभव प्रदान करने की महत्व नहीं देता। प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता, ये गलत हो जाएगा। 18 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है, बताइए भी। परिपक्वता सूत्र भी याद रखना, परिपक्वता प्लस अधिगम क्या होता है? विकास। परिपक्वता प्लस अधिगम बराबर क्या आएगा? अपना विकास आएगा, ठीक है, बराबर विकास। यह एक स्वाभाविक क्रिया है। परिपक्वता को अधिगम से, यह अभ्यास पर निर्भर करती है, यह प्रेरकों पर निर्भर करती है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, बताइए भी। 18 नंबर का होगा, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है भी, ठीक है। परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जीवन पर्यंत चलने वाला कौन सा होता जाएगा? विकास। विकास क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाला होता है, ठीक है। 19 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? विकास के संबंध में, विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। विकास का उद्देश्य वंशानुगत स्वभावतः समता का विकास करना। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभवतः खतरे नहीं होते हैं भी। विकास प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण है, तो 19 नंबर का आंसर इसमें सी माना है। देखिए, खतरे हो सकते हैं विकास का एक अपना खतरा है, नकारात्मक भी हो सकता है और सकारात्मक भी हो सकते हैं, दोनों खतरे हो सकते हैं इसमें। 20 नंबर, दल या गैंग का सदस्य होने से समाजीकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है। निम्न में से कौन सा कथन इस विचार के विपरीत है? वयस्कों पर निर्भर न होकर सीखना, जिम्मेदारियों को निभाना सीखना, अपने समूह के प्रति वफादार होना सीखना, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेना। ये क्या समाजीकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है? बताइए भी, दल या गैंग का सदस्य होने से। तो 20 नंबर का आंसर होगा डी। तो इसकी विपरीत प्रभाव ये पड़ेगा। विपरीत पूछा है तो छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए और अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेता है, ये क्या होगा? डी नंबर आंसर होगा इस कथन से। योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? 21 नंबर का आंसर होगा समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादन किया है, यह पता लगाना, ये योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। 22 नंबर प्रश्न देखिए, राजू खरगोश से डरता था। शुरू में खरगोश को राजू से काफ़ी दूर रखा गया। आने वाले दिनों में हर रोज़ खरगोश और राजू के बीच की दूरी कम कर दी गई। अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया और राजू खरगोश से खेलने लगा। यह प्रयोग उदाहरण किसका है? प्रयत्न और त्रुटि का, थोर्नडाइक का ये सिद्धांत है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है पावलाव का। क्रिया प्रसूत अनुबंधन किसका है भी? क्रिया प्रसूत अनुबंधन किसका है बताइए साथ साथ में कमेंट में, क्योंकि साथ साथ में हम पढ़ते चलेंगे तो अच्छी तरीके से इनको कवर कर पाएंगे। क्रिया प्रसूत अनुबंधन किसका हो जाएगा? स्किनर का। किसका? स्किनर का हो जाएगा भी, ठीक है। अब बताइए कि यह प्रयोग उदाहरण किसका है? ये उदाहरण है भी बी नंबर हो जाएगा, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, यानी पावलाव का ये सिद्धांत हो जाएगा, ठीक है। आपने कहानी पढ़ी होगी ये खरगोश वाली।
बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर अलग होता है, यानी भिन्न होता है। बहिर्मुखी विद्यार्थी और एक अंतर्मुखी विद्यार्थी है, तो अलग किस प्रकार होता है इसमें बताइए। तो मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। ठीक है, इसने पूछा कि बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है, यानी बहिर्मुखी विद्यार्थी क्या होता है, मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। 24 नंबर देखिए, निम्न में से कौन कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है। यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, यह सामंजस्य अनुकूलन स्थापित करने में सहायक है, यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है, यह स्थायी व अपरिवर्तनीयशील विशेषता है। 24 नंबर का आंसर होगा डी, यह स्थायी व अपरिवर्तनीयशीलता की विशेषता है, ये गलत हो जाएगा। अब बुद्धि के बारे में देख लिए कौन कौन से कथन सत्य हो जाएंगे। यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता बिल्कुल सही है, यह सामंजस्य अनुकूल स्थापित करने में सहायक करता है बुद्धि, यह व्यवहार की गुणवत्ता में आंकी जाती है, ये भी सही है, लेकिन यह स्थायी व अपरिवर्तनशीलता विशेषता है, ये गलत हो जाएगा। अब देखिए, एक संतुलन व्यक्ति वह है जिसमें, एक संतुलन व्यक्ति वह है जिसमें, बताइए, मैंने वैसे बताया आपको 24 नंबर का आंसर बताइए भी। 25 नंबर का आंसर, इदम एवं परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है, इदम एवं अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है, अहम व परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है, मजबूत अहम को बनाया जाता है भी। इसमें बताइए, तो इसमें जो अहम है जिसे हम कहते हैं ईगो, ईगो वाला व्यक्ति क्या होगा, सबसे ज़्यादा समायोजन व्यक्ति होगा, समायोजित व्यक्ति होगा। सबसे ज़्यादा समायोजित व्यक्ति कौन सा होगा, अपने आप को समायोजित कर पाएगा, जो अहम प्रवृत्ति का, जो ईगो प्रवृत्ति का व्यक्ति है। तो इसमें एक संतुलित व्यक्ति वह है जिसमें मजबूत अहम को बनाया जाता है, वो क्या होगा, संतुलित व्यक्ति होगा एकदम। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी आपको बता देता हूँ कि ये प्रक्रिया कैसे चलती है, कैसे प्रक्रिया चलती है। जैसे मान लीजिए इद है, ठीक है, इदम, इसे कहते हैं आई और डी, एक है प्लस में परम अहम, यानी जिसे कहते हैं सुपर ईगो। देखिए, अगर ये इस पर हावी हो रहा है, ये इस पर हावी हो रहा है, तो व्यक्ति क्या होगा, आपराधिक प्रवृत्ति का और कुसमायोजित होगा। इदम परम अहम पर हावी हो रहा है ना, तो व्यक्ति की प्रवृत्ति कैसी होगी, आपराधिक प्रवृत्ति होगी, कुसमायोजन होगा। अगर सुपर ईगो, या अगर हम सीधी बात करें हिंदी में जो इसमें दिए हैं, अगर परम अहम हावी होगा किस पर, इस पर, इदम पर, तो व्यक्ति किस प्रकार का होगा, यानी अगर सुपर ईगो ये इस इदम पर हावी होता है, इद पर, तो इसमें शारीरिक इच्छाओं का दमन होगा और व्यक्ति कुसमायोजन होगा। दूसरा, अगर इद प्लस में सुपर यानी परम अहम पर संतुलन नहीं है, तो व्यक्ति कुसमायोजन होगा। अगर दोनों में संतुलन नहीं है, तो व्यक्ति क्या होगा, कुसमायोजन होगा। अगर दोनों में संतुलन है, जैसे इदम प्लस में अहम, दोनों में अगर संतुलन है, तो व्यक्ति क्या होगा, समायोजन होगा। याद रखने हैं। और सबसे ज़्यादा समायोजित व्यक्ति कौन सा होता है, अहम होता है, यानी ईगो वाला व्यक्ति सबसे ज़्यादा सहम होता है। ये मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत में फ्रायड ने ये 3 कारक बताए थे। ज़्यादा टफ नहीं है, बस इसको समझना पड़ेगा आपको। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यू रचना कार्य करेगी। मानसिक रूप से जो पिछड़े, अब पिछड़े बालक को पकड़ लीजिए यहाँ से शब्द, ठीक है। अब आपको बताना है कि पिछड़े बालकों के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो कार्यों को मूर्त रूप से समझना गलत है। पिछड़े बालक, विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना, समय अध्ययन के अवसर प्रदान करना, सहायता के लिए बाहर से संसाधनों को प्राप्त करना, ही क्या है, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से व्यू रचना कार्य करेगी। ठीक है, तो डी नंबर आंसर होगा। नृत्य, ड्रामा और शिल्प कला का प्रयोग किया जाता है। अब मैं एक आपसे प्रश्न पूछूं कि जो ड्रामा है वो किस प्रकार की शिक्षण सामग्री के अंदर आती है। हम बात करें इस दृश्य के अंदर आती है, या श्रव्य के अंदर आती है, या श्रव्य, या हम कह सकते हैं कि दृश्य के अंदर आती है। इसमें बताइए, इस ड्रामा का शब्द आ गया ड्रामा, नृत्य, बताइए भी। इसका जवाब भी कमेंट बॉक्स में देना है। तो नृत्य, ड्रामा और शिल्प कला का प्रयोग किया जाता है विशिष्ट गुणों के विकास हेतु, व्यक्तित्व को ढालने के लिए, दबी व
बर्दाश्त न की जाने सकने वाले अंतर्नोद प्रगटीकरण हेतु इनमें से सभी। 27 नंबर का आंसर होगा ये सभी हो जाएंगे। नृत्य, ड्रामा और शिल्पकला का प्रयोग किया जाता है उसके एक तो विशिष्ट गुणों का विकास हो और उसे व्यक्तित्व में ढाला जा सके। दबी व बर्दाश्त न की जा सकने वाले अंतर्नोद के प्रगटीकरण हेतु उसको प्रकट हो और इनमें से सभी हो जाएंगी। और मैंने प्रश्न पूछा उसका जवाब भी देना भी साथ साथ में, आपने अगर पढ़ा हो तो, हिंदी शिक्षण विधियाँ। वर्तनी, वाचन, गणना में कठिनाई, सामान्य बुद्धि व अच्छी अनुकूलनात्मक योग्यता विशेषता है भी। वर्तनी है एक तो, वाचन है और गणना में कठिनाई, और सामान्य व अच्छी अनुकूलतात्मक योग्यता विशेषता क्या है? 28 नंबर का आंसर होगा अधिगम निर्योग्यता बालकों की होगी ये। ठीक है, तो डी नंबर आंसर हो जाएगा। धीमी गति सीखने वाले तो नहीं होंगे, सामान्य औसत वाले भी नहीं होंगे, मानसिक रूप से पिछड़े बालक भी नहीं होंगे, तो अधिगम जो निर्योग्यता बालकों की होगी ये। फ एवं व, मैं व न अक्षरों की ध्वनियों में अंतर न कर पाना अधिगम की समस्या का है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? प्रत्यक्षीकरण। 29 नंबर का आंसर होगा प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, दो ये आपको याद रखना है। गामक क्रियाएं वो आपने पढ़ा होगा, उसमें है इस प्रकार का टॉपिक है ये। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को बालकों का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता? याद रखना, आपदा राहत के लिए लगाया जा सकता है, प्लस पोलियो के कार्यक्रम में लगाया जाता है, चुनाव संबंधी कार्य किए जाते हैं, और 30 नंबर का इसमें, हाँ इसमें नहीं लगाया जाएगा, प्लस पोलियो के अंदर। 10 वर्ष पश्चात जनगणना तो करेगा वो, चुनाव संबंधी कार्य करवाए जाते हैं और आपदा, तो इसमें डी नंबर आंसर होगा अभी। प्लस पोलियो की जो दवाई है वो नहीं पिलाएगा, मास्टर ने कह दिया मैं नहीं पिलाऊंगा अभी, इतने मेरे बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं, तो डॉक्टर आते हैं नर्सों को कह देते हैं और कहते भी हम दवाई नहीं पिलाएंगे। तो ये याद इस प्रकार रख लेना भाई। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 2012 का पेपर। अब हम बात करेंगे 2015 के पेपर की कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो अब ये पेपर की बात करेंगे हम, 2015 के पेपर की बात करेंगे, जिसमें 30 प्रश्न किस प्रकार के मनोविज्ञान के पूछे गए थे। सबसे पहले प्रश्न की हम बात करेंगे, मस्तिष्क की संरचना व कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। एक तो मस्तिष्क की संरचना और कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है तनाव या पिछड़ापन या डिसलेक्सिया या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, इसका आंसर होगा अपना डिसलेक्सिया से। डिसलेक्सिया का मतलब क्या होता है? लिखने संबंधी समस्या। अधिगम करते समय कुछ कठिनाइयाँ होती है, जैसे डिसलेक्सिया एक शब्द है, यानी इसका संबंध होता है लिखने संबंधी समस्या होती है ये डिसलेक्सिया। ठीक है, डिसलेक्सिया का मतलब होता है पढ़ना संबंधी, थोड़ी गलती हो जाती है कई बार, पढ़ना संबंधी समस्या। ठीक है, ये तो आएगा डिसलेक्सिया में, क्योंकि ये शब्द सेम है तो इसलिए थोड़ा, तो पढ़ने से संबंधित जो समस्या आएगी वो अपने किस में आएगी? डिसलेक्सिया में आएगी। एक है डिसग्राफिया, दोनों शब्द याद रखना। डिसग्राफिया का मतलब क्या होता है कि लिखने से संबंधित, यानी लिखने से संबंधित आपको कोई समस्या आ रही है तो वो डिसग्राफिया होएगा। एक आता है कि ये डिसग्राफिया हो गया, एक है डिस्प्रेक्सिया, ये भी शब्द आपको याद रखना है। डिस्प्रेक्सिया का मतलब क्या होता है? बोलने, चलने, पढ़ने और लिखने संबंधी समस्या, यानी जैसे हम सीधे कहते हैं गतिक कौशल, जो भी है गतिक कौशल की समस्या आपको आ रही है तो किस प्रकार का परिणाम है? डिस्प्रेक्सिया का परिणाम आपको लग रहा है। तो ठीक है, और उसके बाद में डिसकैलकुलिया एक और आता है, डिसकैलकुलिया गणित गणनाओं संबंधी। ठीक है, ये आपको याद रखना है इसना। तो ये तीनों याद रखने हैं, एक तो डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधी, और डिसग्राफिया ग्राफ आंते ही लिखने से संबंधित, और डिस्प्रेक्सिया गतिक कौशल जो भी पढ़ना, बोलना, चलना, पढ़ना, लिखने संबंधी सारी है जो डिस्प्रेक्सिया के अंदर। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम है साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखे थे। ये बिल्कुल सही हो जाएगा, 70 से कम। ठीक है, 70 से कम इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर का। बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। पिछड़े हुए, प्रतिभाशाली, मानसिक रूप से पिछड़े हुए, इनमें से कोई नहीं। देखिए रीट L1 के अंदर इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे भी। इसका आंसर क्या होगा? 3 नंबर का बताइए। बी नंबर हो जाएगा प्रतिभाशाली। बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता प्रतिभाशाली व्यक्ति में होती है। तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं। तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग क्या कहलाते हैं? समस्या समाधान विधि,
रक्षात्मक तंत्रिका, व्यक्तिगत विधि, इनमें से कौन सी हो जाएगी? तनाव को कम करने के लिए प्रश्न नंबर की हम बात कर रहे हैं 4 की, प्रश्न नंबर 4 की हम बात कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 4 का आंसर होगा बी, रक्षात्मक यांत्रिकता यानी समायोजन टॉपिक है, ये समायोजित टॉपिक है भी, ठीक है। अगला प्रश्न है 5 नंबर, निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित समस्या नहीं है? सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, सृजनशीलता को पोषित होने के अवसर नहीं मिलना, रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, विद्यालय में पक्षतापूर्ण वातावरण का सामना करना वंचित की समस्या नहीं है इनमें से। प्रश्न नंबर 5 का आंसर होगा सी, रहने के लिए स्वस्थ परिवेश। देखिए, सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव ये वंचित समस्या का है, सृजनशीलता को पोषित होने के अवसर नहीं मिलना ये भी है, और विद्यालय में पक्षतापूर्ण वातावरण का सामना करना ये भी वंचित है, लेकिन ये नहीं होगा सही नंबर। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी आश्रित चर है, स्वतंत्र चर है, मध्यस्थ चर है, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 6 का आंसर तो आश्रित चर है। याद रखना, ये पॉइंट आ सकता है कि शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी एक आश्रित चर है। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? मूल्यांकन का योगात्मक तो है, हमने पढ़ा है, निर्माणात्मक भी है, और कौन सा नहीं होगा? तो मानक नहीं है और CCE है। ये सारे क्या है? मूल्यांकन के प्रकार है। सारे याद रखने हैं, योगात्मक भी है, निर्माणात्मक भी है और CCE है, लेकिन मानक जो है मूल्यांकन का प्रकार है नहीं है। NCF 2005 के बारे में देखिए। NCF 2005 बल देता है करके सीखने पर, रटने पर, समस्या हल करने पर, उपयुक्त सभी। 8 नंबर का आंसर बताइए। 8 नंबर का आंसर होगा ए, करके सीखने पर बल देता है NCF 2005। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन, शिक्षक अनुभव, अधिगम अनुभव। तो मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। ये प्रश्न दोबारा रिपीट हो सकते हैं इस प्रकार के, बताइए भी। त्रिकोण का भाग नहीं होगा, शिक्षण अनुभव नहीं होगा, शिक्षक उद्देश्य होंगे, मूल्यांकन होगा और अधिगम अनुभव होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखो, मैंने कहा कि क्रियात्मक को अच्छी तरीके से पढ़ लेना, प्रत्येक पेपर में से 2 प्रश्न आ रहे हैं। उपभोक्ता की अनुसंधान करता है, समस्याओं का हल शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है, समस्याओं का हल अभ्यास में ले आया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता, इनमें से नहीं। 10 नंबर का आंसर होगा सी, समस्या का हल अभ्यास में ले आया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है। वो क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में कथन गलत हो जाएगा। उपभोक्ता ही अनुसंधान करता है, बिल्कुल सही है। समस्या का हल शीघ्रता से प्राप्त होता है, ये भी सही है, तो ये सी नंबर गलत हो जाएगा। RT एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह घंटे कितने हैं? बार बार ये प्रश्न आ रहा है अभी, कितने घंटे हो जाएंगे प्रति सप्ताह? बताइए, 40, 45 या 42 या 48? तो 45 घंटे होंगे, ठीक है। कितने? 45 घंटे। तर्क है, जिज्ञासा है या निरीक्षण शक्ति का विकास किस वर्ष की आयु पर होता है? तो 7 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष और 6 वर्ष। बताइए अभी। 12 नंबर का आंसर होगा बी नंबर, 11 वर्ष की आयु पर। यह प्रश्न बहुत बार आ चुका है कि तर्क है, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास होता है, तो 6 से 12 वर्ष की आयु कौन सी हो जाएगी? बाल्यावस्था, स्कूल की अवस्था। शारीरिक विकास का क्षेत्र है, शारीरिक विकास का क्षेत्र स्नायु मंडल है, मांसपेशियों की वृद्धि है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स है या उपयुक्त सभी है? शारीरिक विकास का क्षेत्र, तो इसका आंसर होगा अपना उपयुक्त सभी हो जाएंगे। स्नायु मंडल भी है विकास का क्षेत्र, शारीरिक मांसपेशियों की वृद्धि भी है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी है। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये किसने कहा था? वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें क्या करती है? प्रभावित करती है। तो ये होगा रोस का। रोस ने कहा था कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जिसमें हमें प्रभावित करती है। 15 नंबर प्रश्न, अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है? अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है, किसको भी कहा जाता है? 15 नंबर का आंसर बताइए भी। 15 नंबर का आंसर होगा बी, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। बी नंबर आंसर होगा बी। 16 नंबर, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन, अभिप्रेरणा। बताइए भी। तो कौन सा नहीं होगा? अभिप्रेरणा वंशानुक्रम का सही क्रम नियम नहीं होगा। समानता होगी, भिन्नता होगी वंशानुक्रम के अनुसार, और प्रत्यागमन होगा।
किस अवस्था तक बालक की दृष्टि व श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो जाती है, हो हो चुकती है या सकती है, यहाँ पे सकती लिखना था, तो पूर्ण विकसित हो सकती है 3 से 4 वर्ष, 6 से 7 वर्ष, 8 से 9 वर्ष और इनमें से कोई नहीं। बताइए भाई 17 नंबर का आंसर होगा 8 से 9 वर्ष। 8 से 9 वर्ष के बालक में दृष्टि व श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो जाती है। और ये पॉइंट याद रखने, ये सीधे प्रश्न बार बार आ जाते हैं या कई बार घुमाकर इसको प्रश्न वापस दिया जाता है। इस अवस्था में बालक में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। शेषवावस्था भी तो नहीं होगी, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था, बताइए भी। तो उत्तर बाल्यावस्था हो जाएगी, ठीक है, बाहर घूमने की, इधर उधर मित्रों के साथ घूमने की। तो इस अवस्था में बालक को एक नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तो 18 नंबर का अपना आंसर होगा बी। 19 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक है? अर्जित प्रेरक है, अर्जित किया जाता है। भूख, रुचि, पुरस्कार, विश्राम। बड़े गजब के प्रश्न आते हैं रीट 11 में। तो विश्राम जो है अर्जित किया जाता है, पुरस्कार और भूख और रुचि ये सारे क्या है, अर्जित प्रेरक है, ठीक है, अर्जित प्रेरक के अंदर आ जाते हैं। अभिप्रेरणा वर्णित होती है ज्ञानात्मक जागृति द्वारा, भावनात्मक जागृति द्वारा, दोनों द्वारा अभिप्रेरणा वर्णित होती है। भी प्रश्न नंबर बात करें 20 की, 20 नंबर का उत्तर होगा अपना एक मिनट रुकिए भी, थोड़ा हम देख लेते हैं। 19 नंबर का आंसर हमने माना है, इसमें बी और सी दोनों माने गए। भी आंसर की में बी और सी, इनमें से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक है? तो भूख भी है और पुरस्कार भी है, ठीक है, ये याद रखना है। और 18 नंबर का हमने क्या किया, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की। तो 18 नंबर का आंसर बी हमने माना, उत्तर बाल्यावस्था होगी, ठीक है, ये हमने सही माना है। और 17 नंबर का आंसर हमने माना है सी, सी माना है, ठीक है। तो ये सारे लगभग सही है, तो मैंने सोचा थोड़ा उत्तर गलत हो जाता है। तो 20 नंबर का आंसर क्या होगा हमारा? 20 नंबर का आंसर होगा बी, भावनात्मक जागृति द्वारा अभिप्रेरणा वर्णित होती है, ठीक है, मोटिवेशन। चिंतन मानसिक क्रिया का पहलू है। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक, भावात्मक या क्रियात्मक है? चिंतन मानसिक क्रिया का बताइए भी। 21 नंबर का आंसर ए हो जाएगा, ज्ञानात्मक पहलू है। क्या हो जाएगा? ज्ञानात्मक पहलू है भी। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है भी। प्रश्न नंबर की हम बात कर रहे हैं 22 की। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है पारंपरिक अनुकूलन। क्या सीखा जाता है? पारंपरिक अनुकूलन सीखा जाता है संकेत अधिगम में। व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं बुद्धि स्तर पर, अभिवृत्ति में, गति वाही योग्यता में, उपयुक्त सभी में। व्यक्तिगत भेद किस में पाए जाएंगे? बुद्धि स्तर पर पाया जाएगा या अभिवृत्ति में, गति वाही योग्यता में? 23 नंबर का आंसर होगा अपना डी, उपयुक्त सभी, सभी में पाए जाएंगे, बुद्धि स्तर पर भी, गति व योग्यता में भी और अभिवृत्ति में भी। चिंतन प्रारंभ होने के लिए आवश्यक क्या होता है? चिंतन प्रारंभ होने के लिए आवश्यक क्या है? तो समस्या, समस्या, ठीक है, डी नंबर आंसर होगा भी। बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया। बुद्धि लब्धि संप्रत्यय किसने किया था? बिने ने, रिड ने, टर्मन ने, केटल ने? बताइए भी। बुद्धि लब्धि 25 नंबर का आंसर होगा सी, टर्मन ने। टर्मन ने बुद्धि लब्धि बताई थी, ठीक है। तो इसका आंसर होगा मैं और बता देता हूँ आपको, टर्मन ने सूत्र भी बताया था बुद्धि लब्धि का, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, वो आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो टर्मन का एक सूत्र है बुद्धि लब्धि का, कई बार एग्जाम में प्रश्न आता ही है। मानसिक आयु बटा में, मानसिक आयु बटा में क्या होगा? अपने वास्तविक आयु लिखनी है इसकी। मानसिक बटा में वास्तविक आयु इंटू में 100, ये सूत्र बहुत बार पूछा गया है, ये टर्मन का है। किसका? टर्मन द्वारा दिया गया। इस प्रकार भी पूछा जा सकता है अंग्रेजी में, IQ बराबर MA बटा में CA इंटू 100, ये उत्तर पूछा जाता है। टर्मन ने 140 से जो अधिक बुद्धि वाले होते हैं वो प्रतिभाशाली बालक माने हैं टर्मन ने। जो 120 से लेकर 129 130 है वो क्या है? अति श्रेष्ठ हैं, अति प्रखर हैं, अति कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं। और जो 110 से लेकर 119 वाले व्यक्ति हैं वो तीव्र बुद्धि वाले, श्रेष्ठ बुद्धि वाले और प्रखर बुद्धि वाले, और बाकी वो 70 वाले आ जाएंगे, ठीक है। बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। 26 नंबर प्रश्न देखिए कि बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। 26 नंबर का आंसर होगा बी, सतही दृष्टिकोण कहा जाता है उसे बाह्य।
27 नंबर, निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? पिछड़ेपन का कारण नहीं है, बताइए भी, पिछड़ेपन का कारण नहीं है। सामान्य बुद्धि का अभाव, शारीरिक दोष, विशिष्ट पिछड़ापन, स्वास्थ्य वातावरण। तो स्वस्थ वातावरण नहीं होगा, ये प्रश्न दोबारा आ चुका है, पहले भी हमने चर्चा की थी। व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किसके द्वारा किया गया था? मन ने, सेल्डन ने, हिप्पोक्रेटस ने, केटल ने। व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? हिप्पोक्रेटस के द्वारा किया गया था। सबसे पहले आप जब शुरुआत करते हो, व्यक्तित्व पढ़ते हो, तो सबसे पहले हिप्पोक्रेटस का नाम आता है। सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सामान्य तथा विशिष्ट कारक का सिद्धांत 29 नंबर का आंसर होगा, स्पीयरमैन ने किया था। सामान्य तथा विशिष्ट कारक का सिद्धांत स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है। एक याद रखना, विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, ये पॉइंट कुछ होते हैं कई बार विशिष्ट से ओर। प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? यानी जो प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक प्रबल होता है? तो कौन सा हो जाएगा? उपलब्धि। उपलब्धि प्रेरक सबसे अधिक प्रबल होता है। तो ये हो गया हमारा 2015 का पेपर। अब हम बात करने वाले हैं 2017 के पेपर के बारे में। अब बात करते हैं हम 2017 के पेपर की। किसकी? 2017 के अंदर शिक्षा मनोविज्ञान के लेवल 1 के अंदर किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए, एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है कहलाता है। लिखावट में कठिनाई शामिल है, अभी मैंने 2015 के पेपर में आपको बताई थी, सारी प्रक्रिया तीनों बताई थी, तो इसका आंसर डिस्ग्राफिया हो जाएगा। डिस्ग्राफिया यानी लिखावट में कठिनाई की शामिल है। और डिसलेक्सिया का मतलब क्या है? डिसलेक्सिया में है पढ़ने संबंधी। पढ़ने संबंधी आपसे पूछे कि पढ़ने संबंधी समस्या आएगी तो वो डिसलेक्सिया कहलाएगा। फिर है डिसकैलकुलिया, ये आएगा अपने मैथ से संबंधित, यानी कैलकुलेटर याद कर लेना, ठीक है, इस प्रकार है डिसकैलकुलिया, तो ये गणित से संबंधित है। तो ये तीनों याद रखनी है, तीनों बार बार आते हैं। तो एक डिस्प्रेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया आ जाए तो वो है जो भी गति कौशल अपनी है, गति कौशल है, जो भी गति कौशल के अंदर निर्योग्यता है हमारी, जैसे बोलना, चलना, पढ़ना, लिखना संबंधी समस्या, वो डिस्प्रेक्सिया के अंदर आ जाएगी सारी, ऐसा लिखा जाए। स्पेशल पूछा जाए कि पढ़ने संबंधी आ जाएगी डिसलेक्सिया, और डिस्ग्राफिया लिखावट में कठिनाई। निम्न में से कौन सा एक योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है? ये दोबारा प्रश्न आया है, पहले भी आ चुका है। योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है, इसमें बताइए। योगात्मक, अध्यापक को छात्र की प्रगति के बारे में निरंतर और तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करना, शिक्षा सामग्री के आणविक विश्लेषण पर केंद्रित करना, शिक्षार्थी की उपलब्धि का लगातार व्यवस्थित आंकलन, और सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आंकलन ही क्या कहलाता है? योगात्मक आंकलन कहलाता है। ठीक है, शिक्षक द्वारा, शिक्षार्थी द्वारा। तो ये डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा योगात्मक मूल्यांकन का। हार्वर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं, उसके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी कौन सी है? विश्लेषणात्मक बुद्धि है, रचनात्मक बुद्धि है, प्रकृतिवादी है, व्यवहारिक बुद्धि है। तो हार्वर्ड गार्डनर का बताइए भी 3 नंबर का आंसर क्या होगा? 3 नंबर का आंसर होगा अपना प्रकृतिवादी कौशल। क्या होगा? प्रकृतिवादी कौशल बताया था हार्वर्ड गार्डनर ने। हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषा बोलते हैं, निम्न में से पता लगाइए कि 2 भाषाओं को बोलने की क्षमता वाले बच्चों के लिए सही लाभ है। अवधारणा गठन में सुविधा, विश्लेषणात्मक तर्क में सुविधा, संज्ञानात्मक लचीलेपन में सुविधा, उपयुक्त सभी आंसर हो जाएंगे। 4 नंबर का आंसर होगा हमारा डी, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। अवधारणा गठन में सुविधा भी है, विश्लेषणात्मक तर्क में सुविधा है, दूसरा संज्ञानात्मक लचीलेपन में सुविधा है, और उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। एक अध्यापक कक्षा में कुछ गतिविधि कर रहा है, जैसे ए में बात करें, न केवल यह पूछ कर कि क्या हुआ, बल्कि यह भी पूछा कि कैसे और क्यों। ब कथन कहता है कि उन्हें एक प्रश्न के विभिन्न उत्तरों तथा परख की तुलना करने में मदद करना जो वास्तव में सबसे अच्छा जवाब है। इन गतिविधियों से वह बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। समानता, आलोचनात्मक सोच, एकीकृत सोच है उसकी, अवधारणा मानचित्रण है। बताइए भी इस आंसर 5 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए भी। 5 नंबर प्रश्न का अपना उत्तर होगा आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है।
सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाएं या घटनाएं छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं। कौन सा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य इस तरह से प्रेरणा की व्याख्या करते हैं? मानवतावादी, व्यवहार, संज्ञानात्मक और सामाजिक। बताइए भी 6 नंबर का आंसर क्या होगा? तो इसमें होगा व्यवहार। व्यवहार क्या करता है? इस प्रेरणा की व्याख्या करता है, परिप्रेक्ष्य इस तरह के जो है व्यवहार मनोवैज्ञानिक। 7 नंबर देखिए, समावेश शब्द का मतलब है विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को। प्रश्न नंबर हम बात कर रहे हैं 7 की। प्रश्न नंबर 7 देखिए, प्रश्न नंबर 7, समावेशन शब्द का मतलब है विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को नियमित कक्षा में शिक्षित करना चाहिए। सर्वाधिक समय, पूरा समय, कुछ समय या किसी भी नहीं। तो समय जो भी हम बात करें, नियमित कक्षा में शिक्षित करना चाहिए जो शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को। 7 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, पूरा समय नियमित कक्षाओं में शिक्षित करना। एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ा रहा है। भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कविता पढ़ा रहा है। छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने या व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है। यह उदाहरण है आगमन विधि का, निगमन विधि का, या अवधारणा मानचित्र है, या परिकल्पना परीक्षण है। इसमें बताइए भी 8 नंबर का आंसर क्या होगा? ये आगमन विधि है, उदाहरण से नियम की ओर। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ा रहा है। छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने, यानी स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने और व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है। तो ये उदाहरण होगा आगमनात्मक तर्क का। मनोविश्लेषण का मानना है कि एक प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा ईगो या इद पर अछद रखता है, यह कहलाता है। ईगो व इद पर अछद रखता है वह व्यक्ति सुपर ईगो, आमोद सिद्धांत, द्वंद्व या दबाव। तो बताइए 9 नंबर का आंसर क्या होगा? 9 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए भी। 9 नंबर का आंसर होगा दबाव। ठीक है, ईगो किस पर हावी हो रही है? इद पर। ईगो इद पर हावी हो रही है, आच्छादन रखता है, तो उस पर दबाव कहलाएगा। एक प्राथमिक साधन है। अंतर्मुखता व बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण निम्न में से प्रस्तावित है। अंतर्मुखिता व बहिर्मुखिता व्यक्तित्व का लक्षण निम्न में से प्रस्तावित है। हेस आइशेक का है या आरबी केटल के द्वारा दिया गया है, और गार्डन अल्पोर्ट का या कार्ल सोर्स का है। 10 नंबर का बताइए भी। 10 नंबर का है ये हेस आइशेक का कथन है। अंतर्मुखिता व बहिर्मुखिता 2 प्रकार के व्यक्तित्व बताए थे। तो इसका आंसर क्या होगा? हेस हाइशेक। ठीक है, 11 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है? प्रेरणा क्या है? छात्र ए आगामी स्कूल वर्ष के बारे में भावुक है और अच्छा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। ये प्रश्न नंबर है 11। ठीक है, 11 का आंसर। छात्र ब सक्रिय है, अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है, काफ़ी प्रयास के साथ बना रहता है और कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करता है। छात्र से वह क्या पूरा करना चाहता है पर अपना ध्यान निर्देशित करने में अच्छा है। छात्र द है, कड़ी मेहनत करती है, उसके शैक्षिक कार्य के बारे में सकारात्मक भावनाओं का अनुभव करती है। तो प्रेरणा का मतलब क्या है? बी नंबर आंसर हो जाएगा। अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है, काफ़ी समय के साथ बना रहता है और कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करना है। ये बी नंबर आंसर हो जाएगा। यदि बाह्य प्रेरणा एक अंतः की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा क्या है? भी बाह्य प्रेरणा क्या है? एक अंतः की युक्ति है, तो जो आंतरिक प्रेरणा है वो क्या है? अपने आप में एक अंत है आंतरिक प्रेरणा। एक व्यवस्थित विज्ञान जो समय और वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है, वो क्या कहलाता है? एक व्यवस्थित विज्ञान जो समय वातावरण के साथ समायोजन प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है, वो व्यक्ति कहलाता है दिमागी आरोग्यता। ठीक है, तो सिद्धांत प्रदान करता है दिमागी आरोग्यता। एक समायोजन तंत्र में अतीत, वर्तमान और प्रस्तावित व्यवहार के अनुमोदित कारणों में तार्किक, सामाजिक रूप से सोचना शामिल है, वह कहलाता है प्रतिकरण, परिमेयकरण, प्रतिगमन या दमन। इसका आंसर बताइए भी। तो ये होगा प्रतिमेयकरण। क्या होगा? प्रतिमेयकरण होगा।
एक समायोजन तंत्र जिसमें अतीत, वर्तमान और प्रस्तावित व्यवहार के अनुमोदित कारणों में तार्किक और सामाजिक रूप से सोचना शामिल है, वो होगा परिमेयकरण। स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रा के अधिगम को प्रभावित करती है, यह पहलू किस उस श्रेणी से संबंधित है? स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है, तो इसमें हो जाएगा सामाजिक कारक, बी सी नंबर आंसर होगा, उस सामाजिक कारक हो जाएगा। निम्न स्थितियों में से कौन समायोजन को बढ़ावा देती है? तीव्र उत्सुकता, अपराध का जुनूनी विचार, बीमारी का डर, न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्त, इसमें बताइए भी। तो इसमें होगा समायोजन को बढ़ावा देती है निम्न स्थितियों में कौन सा? तो न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्त समायोजन आपको पता है होता है, डी नंबर आंसर। एक शिक्षक के रूप में आपने अपने छात्रों से हमारे जीवन पर प्रदूषण के प्रभाव को समझाते हुए एक निबंध लिखने के लिए कहा। इस कार्यभार से ब्लूम के वर्गीकरण के कौन से संज्ञानात्मक स्तर की व्याख्या की गई है? ठीक है, याद रखना ब्लूम के, तो ये ब्लूम को अच्छे तरीके से पढ़ लेना शिक्षण वीडियो में। तो इसका आंसर क्या माना गया है? विश्लेषण, सहप्रयोग, समझ, ज्ञान। बताइए भी इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर है हमारे पास 17। ठीक है, इसका आंसर बताइए भी। तो सहप्रयोग, संज्ञानात्मक स्तर की किस व्याख्या? सहप्रयोग वर्गीकरण। ठीक है, तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। शिक्षक के तौर पर आपने एक उपयुक्त परीक्षण और जांच सूची का उपयोग करके छात्र की बुद्धि, व्यक्तित्व तथा कक्षा व्यवहार के बारे में जानकारी एकत्र की है। यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? आंकलन, मापन, मूल्यांकन और उपयुक्त सभी। 18 नंबर का होगा ए, आंकलन। आपने क्या किया? आंकलन किया, छात्र की बुद्धि, व्यक्तित्व, कक्षा व्यवहार के बारे में जानकारी एकत्रित की है। कौन सा प्रक्षेत्र ब्लूम के वर्गीकरण में शामिल नहीं है? ब्लूम को अच्छे तरीके से पढ़ लेना। देखिए, संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक, मनु, प्रेरणा। बताइए भी 19 नंबर का आंसर क्या होगा? ब्लूम के वर्गीकरण में कौन कौन शामिल है? इसने पूछा कि कौन सा शामिल नहीं है। ठीक है, तो जो ये प्रश्न है इसमें बोन्स दिया गया है। अभी रीट के अंदर इसमें क्या दिया गया है? बोन्स दिया गया है। देखिए, ब्लूम के वर्गीकरण की हम बात करें, अपने बी एस ब्लूम की हम बात करें, तो इन्होंने जो है शैक्षिक जो प्रकार है, शैक्षणिक उद्देश्य है, इन्होंने एक तो बताया ज्ञानात्मक। ठीक है, एक तो ज्ञानात्मक बताया, दूसरा उन्होंने बताया भावात्मक। क्या बताया? भावात्मक। और तीसरा बताया मनोगत्यात्मक या क्रियात्मक पक्ष। 3 पक्ष इन्होंने बताए थे। ठीक है, 3 पक्ष इन्होंने बताए थे। तो इसमें नामित नहीं है इस प्रकार, ये देखो मनोप्रेरणा भी हो सकता है, क्रियात्मक, भावात्मक, संज्ञानात्मक हो सकती है। तो ये थोड़े से इस प्रकार है, तो इसलिए इन्होंने बोन्स दिया है। तो जो ये भावनात्मक पक्ष का उद्देश्य बताया था वो कर्थवाल ने, किसने? कर्थवाल ने बताया था 1964 में। और ये यहाँ पे एक शब्द है क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्य किसने बताए थे? ये कई बार पूछ लेते हैं, सिम्पसन। ठीक है, आपसे पूछे क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्य किसने बताए? सिम्पसन ने 1969 के अंदर। और ज्ञानात्मक पक्ष के किसने बताए थे? संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक पक्ष का बताया था बीएस ब्लूम ने 1956 में। ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, और एक प्रश्न ये बनता है कि शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण के प्रकार बताए गए थे। शिक्षण के प्रकार एक तो है स्मृति स्तर। स्मृति स्तर किसने बताया था? हर्बर्ट ने। याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। दूसरा बताया था बोध स्तर। ठीक है, बोध स्तर। बोध स्तर बताया था मॉरिसन ने। किसने? मॉरिसन ने बताया था। तीसरा है चिंतन स्तर। तीसरा कौन सा? चिंतन स्तर। ये किसने बताया? ये हंट ने बताया। तो ये 3 जो है ये शिक्षण के प्रकार हैं, स्मृति स्तर है, बोध स्तर है और चिंतन स्तर। बीएस ब्लूम वर्गीकरण के अनुसार उन्होंने ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और मनोगत्यात्मक पूछ ले या क्रियात्मक पक्ष आता ही आता है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। और बीओ स्मिथ के अनुसार शिक्षण उद्देश्य केंद्रित क्रिया है एक प्रकार की, ये भी उन्होंने कहा था। तो ये थोड़े पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? स्कूल से बाहर जीवन को ज्ञान से जोड़ना। तो प्रश्न नंबर 20 की बात कर रहे हैं अभी हम। प्रश्न नंबर 20 की हम बात कर रहे हैं। ये सही है तो नहीं है वो बताना है, ये सही है, बाहर से जोड़ना है। परीक्षा को अधिक लचीला और कक्षा जीवन में एकीकृत करना। अधिगम को रटना विधि सुविधाजनक बनाना, ये गलत हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक केंद्रित रहने की बजाय बच्चों के समग्र विकास के लिए समृद्ध पाठ्यचर्या प्रदान करना। तो इसमें सी नंबर आंसर हो जाएगा। तो इस पाठ्यचर्या के अंदर 5 सिद्धांत बताए गए थे।
सबसे पहला सिद्धांत तो है कि स्कूल से बाहर जीवन को ज्ञान से जोड़ना। दूसरा कि जो यहाँ पे अधिगम को रटना है, यानी इसको क्या किया गया था, मुक्त किया गया था, ये है एक तो। दूसरा, पाठ्यचर्या पुस्तक केंद्रित न रह जाए, यानी ये नहीं है कि आप पाठ्य पुस्तक से ही बच्चों को उसके अंदर ही रहे, बाहर की भी दुनिया दिखानी है। कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ना है, ये भी है। और जैसे राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हों तथा राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। ये 5 सिद्धांत याद रखने हैं आपको। आपसे पूछे कि एनसीएफ 2005 के पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत कौन से हैं। एक तो बाल केंद्रित जो पाठ्यक्रम होना चाहिए। दूसरा, उपयोगिता का सिद्धांत होना चाहिए। तीसरा, लचीलेपन का सिद्धांत पाठ्यक्रम निर्माण में। क्रियाशीलता का सिद्धांत, क्रमबद्धता होना चाहिए। व्यापकता व संतुलन का सिद्धांत, उच्च कक्षाओं की आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत, विभिन्न स्तरों के अनुसार पाठ्यक्रम, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुरूप पाठ्यक्रम। ये सारे क्या होने चाहिए, पाठ्यक्रम के प्रमुख सिद्धांत हैं। ये आपको याद रखना है। और कुछ मैं आपको और भी पॉइंट बता देता हूँ। इसके अंदर 5 अध्याय हैं, 2005 के अंदर 5 अध्याय हैं। तो ठीक है, मैं आपको जो जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, एक तो है, पहला आएगा परिप्रेक्ष्य, क्योंकि एक प्रश्न ऐसा भी आता है कि निम्न में से इसमें कितने अध्याय हैं, 5। तो परिप्रेक्ष्य। दूसरा है सीखना व ज्ञान। कई बार ऐसे आता है कि निम्न में से 2005 के अनुसार अध्याय नहीं है, तो सीखना व ज्ञान दूसरा। तीसरा आपसे पूछे पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की व्यवस्था व आंकलन, यानी पाठ्यचर्या के क्षेत्र, तीसरा हो जाएगा। चौथा हो जाएगा विद्यालय व कक्षा के क्या हो जाएंगे, वातावरण हो जाएगा। पांचवा है व्यवस्थागत सुधार। ये 5 अध्याय इसमें दिए गए और अलग अलग इसमें धाराएं फिर अलग दी हुई है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। और एनसीएफ 2005 के बारे में अन्य और मैं बातें आपको बताऊं तो जो आपके एग्जाम के लिए, जैसे एनसीएफ 2005 का नारा क्या है, नारा आपसे पूछे तो, या दर्शन या नारा पूछे, बिना बोझ की शिक्षा, ये आपको याद रखना है एक तो। दूसरा, जो कुछ महत्वपूर्ण बल दिए गए थे, जैसे किस सूत्रों का पालन किया जाएगा, जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, आपको ये बार बार पढ़ा ही होगा, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। ठीक है, ये प्रश्न बार बार आते हैं, मूर्त से अमूर्त की ओर। और एक सबसे ज़्यादा यातना कि आरटीए 2005 किस पर बल देता है, क्रियात्मक अनुसंधान पर। किस पर, क्रियात्मक अनुसंधान पर। और इस टॉपिक को भी अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्रियात्मक अनुसंधान को, यहाँ से इसलिए प्रश्न आते हैं। दूसरा, इसमें एक विधि आपसे पूछे तो सबसे सर्वोत्तम विधि मानी गई है समस्या समाधान विधि को सर्वश्रेष्ठ माना गया, समस्या समाधान विधि को सर्वश्रेष्ठ विधि माना गया है। याद रख लेना, समस्या समाधान विधि, ये याद रखना है। और करके सीखने पर बल दिया, इन्होंने करके सीखने पर बल दिया है। दूसरा, प्राथमिक स्तर के विद्यालयों के लिए मातृभाषा रहनी चाहिए, ये भी इसमें दिया गया है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार के पॉइंट है। और एक आपसे पूछे कि त्रिभाषाई सूत्र आपसे पूछ ले, बाकी मैंने एनसीएफ 2005 पे क्लास लगाई हुई है, वो देख सकते हो। इसमें हिंदी, अंग्रेजी और मातृभाषा, ये भाषाएं होगी भी। ठीक है, याद रखना आपको। अगला प्रश्न, शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके, ये प्रश्न दोबारा आया है। ये प्रश्न शायद तक मैंने पढ़ाया था, L2 के अंदर पढ़ाया था ये प्रश्न। ये यहाँ पे पूछा है, हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है, धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा उंगलियों और अंगूठे का उपयोग वस्तु को उठाने के लिए करता है। इस प्रकार की प्रगति क्या कहलाती है, बताइए भी। ये प्रश्न शायद तक सेकंड ग्रेड में आया हुआ है या फिर L2 के अंदर आया हुआ है ये प्रश्न दोबारा। तो 21 नंबर का उत्तर देखिए भी, 21 नंबर का आंसर बताइए, 21 नंबर का आंसर बताइए भी। इसमें देखिए सिफोलोकोडल या प्रोक्सिमोडेंसल प्रगति होगी। इसने कहा कि शुरू एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है। तो ये प्रश्न आया है, अपना टॉपिक कौन सा है, बाल विकास। और बाल विकास में टॉपिक है अभिवृद्धि व विकास। ये विकास के सिद्धांत है, भी विकास का सिद्धांत है। पहला सिद्धांत है दिशा का सिद्धांत। इस दिशा के सिद्धांत में ये टॉपिक, ये जो है टॉप प्रश्न आया हुआ है। धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा उंगलियों और अंगूठे को उपयोग वस्तु को उठाने के लिए करता है। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे सफेलोकोडाल प्रगति। सफेलोकोडल प्रगति जिसे कहते हैं सिर पदा विमुख, इसको कहते हैं विधि को। ठीक है, इस सिफेलोकोडल को। ठीक है, और ये जो होती है, ये होती है सिर से पैर की ओर, सिर से
पैर की ओर, सिर से पैर की ओर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक है प्रोक्सिमो डिस्टल प्रगति, प्रोक्सिमो डिस्टल, प्रोक्सिमो डिस्टल, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है वो होता है केंद्र से सिर की ओर, केंद्र से सिर की ओर होता है, ठीक है। इसमें जो होता है, इसमें केंद्र से प्रारंभ होकर सिरों की ओर होता है, अर्थात पहले रीढ़ की हड्डी का निर्माण होगा, फिर उसके बाद बाजुओं, फिर हाथ और हाथ की उंगलियों का विकास होगा। तो इसमें देखिए दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने बी और सी दोनों माने हैं, इन्होंने आंसर की में बी और सी दोनों इसको आंसर माने हैं। बाकी आप बताइए, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, अलग अलग इसके उदाहरण दीजिए, ताकि हम भी देख सकें और अन्य बच्चे भी इस प्रश्न को अच्छी तरीके से दे सकें। तो ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि आप कमेंट बॉक्स में फालतू जवाब न देकर आप उनका उत्तर लिख दिया करो। जैसे कोई मेरे से गलती हो गई, मानवीय भूल हो जाती है, तो आप ऐसा मत करो सर आपने ये कर दिया वो कर दिया। आप ऐसा करे करो, जैसे टॉपिक है, जैसे सिफेलोकोडल है, उसको अच्छी तरीके से लिख के और उसके पॉइंट बनाकर उसमें डाल दिया करो, ताकि बच्चा अन्य, मान लीजिए वहाँ पे मेरे द्वारा गलत बता दिया जाता है, तो बच्चा जो आपने कमेंट किया वो उसको सही पढ़ पाए। तो इस प्रकार का आपको कमेंट लिखना चाहिए उसमें, न कि ऐसा लिखा जाए सर इसमें ये करा दिया वो करवा दिया, ये आना था वो आना था। साथ में आपकी तैयारी हो जाएगी और साथ में आपका जो है अच्छे तरीके से मैटर भी तैयार हो जाएगा और अच्छे तरीके से अलग बच्चे भी पढ़ पाएंगे। तो आपको आपका भी जो अनुभव है वो भी आप शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो इसका अच्छे तरीके से बताना आप। 22 नंबर, बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक क्षेत्र जैसे 3 व्यापक क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। विकास प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहाँ तक संबंधित है? 22 नंबर का बताइए भी, 22 नंबर का। तो एक एकीकृत और समग्र प्रकार से विकसित, ये होगा, ठीक है। अगला 23 नंबर की बात करेंगे। एक बच्चा जो कि एक विशेषता जैसे मौखिक क्षमता में उच्च या निम्न है, बाद की उम्र में भी रहेगी, यह बयान के महत्वपूर्ण जोर देता है। प्रारंभिक अनुभव, वातावरण, अनुवांशिकता व वातावरण दोनों। अब बताइए भी 23 नंबर का आंसर क्या होगा? तो अनुवांशिकता। तो 23 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा अपना? 23 नंबर का होगा अनुवांशिकता। 24 नंबर, अधिगम में उपयोग और अनुप्रयोग के नियम को कहा जाता है। अधिगम में उपयोग और अनुप्रयोग को कहा जाता है। 24 नंबर का आंसर बताइए भी। अधिगम में उपयोग और अनुप्रयोग के नियम को कहा जाता है भी, बताइए भी। इसमें भी बोनस दिया गया है भी, आंसर की में बोनस दिया गया है। तो बताइए भी, अधिगम में उपयोग और अनुप्रयोग के नियम को भी कहा जाता है। प्रभाव का नियम, श्रम का नियम, प्रबल का नियम, इनमें से कोई नहीं। बताइए, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है कि इसका आंसर क्या होगा सही तरीके से। 25 नंबर, पावलाव के प्रयोग में कुत्ता न केवल मांस प्रदाता के मांस सीधे मुंह में रखने से लाट पकाता है, किंतु इससे पहले भी, अर्थात जब सीढ़ियों से नीचे आने वाले प्रशिक्षण के कदमों की आवाज़ सुनता है, तो वह इस संवृत्ति को क्या कहा जाता है? विलोपन कहा जाता है। बिना शर्त प्रोत्साहन, अनुकूलन, उत्तेजना, तत्परता। 25 नंबर का आंसर बताइए भी। तो इसमें क्या होगा? अनुकूलन, उत्तेजना। अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतःक्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है, यह सिद्धांत में प्रतिपादित होता है। थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत से, प्याजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से, टोलमैन संकेत अधिगम से, कोहलर का अधिगम सिद्धांत। बताइए भी, अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतःक्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। 26 नंबर का आंसर बताइए भी। तो बी नंबर, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत पर प्रतिपादित होता है। प्याजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो पुराने और नए धारणाएं और अनुभव के बीच संतुलन क्रिया जाना जाता है। समावेश, समायोजन, संतुलन और ज्ञान विघ्न। बताइए भी, 27 नंबर का आंसर हो जाएगा संतुलन, ठीक है। पुराने और नए धारणाएं और अनुभव के बीच संतुलन क्रिया है, संतुलन की क्रिया। तो प्रश्न नंबर हमारा जो 27 है उसका जवाब हो जाएगा सी। 28 नंबर प्रश्न की बात करें, निम्न में से कौन सी बौद्धिक परीक्षण के लिए उपयोग करने की सावधानी नहीं है इनमें से? 28 नंबर का आंसर क्या होगा अभी? तो बी, बुद्धि का व्यक्तिगत आंकलन परीक्षण व छात्र के बीच एक संचरित बातचीत है, ये नहीं होगा इसमें। IQ स्कोर के आधार पर अनुचित रूढ़िवादी और छात्रों के बारे में नकारात्मक उन्मादों से बचना बौद्धिक परीक्षण के लिए उपयोग है।
क्षमता की मुख्य व एकमात्र विशेषता के रूप में आईक्यू परीक्षण का उपयोग न करना, एक समग्र आईक्यू स्कोर की सार्थकता की व्याख्या में सावधान रहना। तो इसका आंसर माना इन्होंने प्रश्न नंबर 28 का बी नंबर। एरिक्सन के अनुसार बच्चों का मानव सामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। कक्षा 3 का छात्र यानी 9 साल के आसपास विकास के किस चरण से मेल खाता है? ये प्रश्न बार बार प्रश्न आता है, ये बस एक ही प्रश्न आता है और ये बार बार परीक्षा में पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर होगा परिश्रम बनाम हीनता। इसने एरिक्सन ने 8 प्रकार के जो है मनोसामाजिक विकास बताए थे, ठीक है, एरिक्सन के द्वारा। याद रखने परिश्रम बनाम हीनता, ये प्रश्न 2-3 बार सेम रिपीट आता है, लेकिन इसको घुमा फिरा कर दिया जाता है। निम्न में से कौन सा कथन आदर्श संदर्भित परीक्षण के लिए सत्य नहीं है? आदर्श संदर्भित परीक्षण के लिए सत्य नहीं है। यह एक मानकीकृत परीक्षण है। छात्र के स्कोर की तुलना इसके साथ तुलना करके की जाती है, न कि कैसा प्रदर्शन किया है। कहा जाता है कि परीक्षण राष्ट्रीय मानदंडों पर आधारित है। छात्र के प्रदर्शन की स्थापित मानदंडों से तुलना की जाती है। तो इसका आंसर होगा डी, छात्र के प्रदर्शन की स्थापित मानदंडों की तुलना की जाती है। आदर्श संदर्भ परीक्षण के लिए सत्य नहीं होगा, डी नंबर आंसर होगा। अब हमने कवर कर लिया है 2017 का पेपर। अब हम बात करेंगे 2021 का पेपर और हमारे रह गया 2022 का पेपर। उसमें पूछे गए 60 प्रश्नों की हम और चर्चा कर लेते हैं। अच्छे तरीके से पढ़ें और देखें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। साथ साथ में रिवाइज करते जाइए, लाइक शेयर वीडियो को करते रहिए भी। तो अब हम बात करते हैं 2021 का ये पेपर है और L1 का पेपर है। इसमें 30 प्रश्नों की हम बात करते हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। सबसे पहला एनसीएफ है। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो बालक के चिंतन का गणितीकरण करना ही क्या है? गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, सी नंबर। पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से है? पारितोषिक का यहाँ पे अर्थ है पुरस्कार से है संबंधित, और दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? ये अपने संबंधित है क्रिया प्रसूत अनुबंधन से, क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित है, जो कि किसका है? स्किनर का है, बीएफ स्किनर का है ये प्रिय प्रसूत अनुबंधन। तो इन्होंने जो है अधिगम को किस प्रकार पुरस्कार से दंड के माध्यम से किसी प्रकार से अनुबंधन यानी अधिगम को व्यवहार में लाया जाए, ठीक है। और शास्त्रीय अनुबंधन किसका है? पावलाव का। तो याद रखना ना, पावलाव क्या है? शास्त्री है। संज्ञानात्मक सिद्धांत किसका है? जीन प्याजे का है, ठीक है, जीन प्याजे का है। तो जीन प्याजे की बात करें तो शिशुओं का उन्होंने एक संदर्भ देखा जिसमें बच्चों के चिंतन को समझने के लिए संचलनों का प्रयोग किया था संज्ञानात्मक सिद्धांत के द्वारा। शास्त्रीय अनुबंधन के द्वारा की बात करें तो इसने जो आदत निर्माण के रूप में, इसमें आदत निर्माण के रूप में अधिगम से संबंध और प्रतिस्थापन के सिद्धांत पर आधारित था ये शास्त्रीय अनुबंधन। तो ये भी याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है? पूर्व अनुभव, प्रतिबिंबन, कल्पना, तर्क। तो इसमें बोन्स दिया गया है, ठीक है। इसका जवाब आप देखिए। किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभावों का मापन करने के लिए किस प्रकार के प्रशिक्षणों को परिकल्पित किया जाता है? किसी विशेष कार्यक्रम या हम कह सकते हैं कि प्रभावों को मापन करने के लिए किस प्रकार के परीक्षणों का परिकल्पन किया जाता है? प्रश्न नंबर 4 का आंसर बताइए भी। 4 का आंसर होगा हमारा 4 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा उपलब्धि। क्या होगा? उपलब्धि परीक्षण। विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है? व्यावसायिक समायोजन का सामना करता है कौन सा? भी किशोरावस्था की अवस्था के अंदर। व्यक्तिगत विभिन्नता को निर्धारित करने में निम्न में से कौन सा जैविक कारक नहीं है? व्यक्तिगत विभिन्नता को निर्धारित करने में कौन सा एक जैविक कारक नहीं है? इनमें से बताइए भी। प्रश्न नंबर 6 का आंसर बताइए। तो जन्मजात स्वभाव, आनुवंशिकता होती है, अभिभावक बालक संबंध है और शारीरिक स्वास्थ्य। ये क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता को निर्धारित करते हैं, बल्कि ये जैविक कारक कौन सा नहीं है? जन्मजात स्वभाव। डाउन संलक्षण का कारण क्या है? डाउन संलक्षण का कारण क्या है? भी 7 नंबर का आंसर हो जाएगा त्रिगुणसूत्रता 21। त्रिगुणसूत्रता 21 यानी बी नंबर आंसर हो जाएगा भी। विश्वसनीयता की अवधारणा से आशय क्या है? विश्वसनीयता की अवधारणा से है मापन का उद्देश्य। निम्न में से कौन सा प्रक्षेपीय परीक्षण का उदाहरण नहीं है?
देखिए TAT है, फिर उदाहरण नहीं है, प्रक्षेपीय परीक्षण का उदाहरण नहीं है, 9 नंबर का बताइए भी। तो इसमें SCT है और ड्रोएमोन है, तो MMPI ये नहीं होगा, D नंबर। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था अभी? तो हावर्ड गार्डनर ने जो है बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। मानव विकास आजीवन चलता रहता है, यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? सतत विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिरूप का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट अनुक्रिया का सिद्धांत। 11 नंबर का आंसर देखिए भी, बताइए 11 नंबर आंसर। तो इसमें होगा समान प्रतिरूप का सिद्धांत, ये होगा, ठीक है। तो इसने कहा कि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते, ठीक है, समान प्रतिरूप का सिद्धांत, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है, तो समान प्रतिरूप का सिद्धांत होगा। जीन प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? जीन प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का ये अंतिम अवस्था कौन सी है? 12 नंबर का, तो अमूर्त क्रियात्मक अवस्था, ठीक है, B नंबर आंसर हो जाएगा। अनुवांशिकी के जनक कौन है? अनुवांशिकी के जनक कौन है बताइए भी, तो ग्रेगर मेंडल हो जाएंगे, जॉन मेंडल। व्यक्तित्व का मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? व्यक्तित्व का मनोविश्लेषण सिद्धांत तो सिगमंड फ्राइड के द्वारा। किसके द्वारा? सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था। एक 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 12 है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? बुद्धि लब्धि, ठीक है, मानसिक आयु बटा में क्या होगा? वास्तविक आयु इंटू 100, ये टर्मन ने दिया था। तो इसका आंसर क्या होगा? 15 का C, 120 होगी भी। कितनी होगी? 120। देखो जैसे इस प्रकार ने हल कर रखा है, तो 12 बटा 10 इंटू 100 इस प्रकार कर लेना, 10 से 10, 12 इंटू 10 कर लेना, ठीक है। शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है? अध्यापन शैली पर, विषय वस्तु पर, भाषा पर, या सामाजिक आर्थिक स्तर पर? तो ये करेगा अपने 16 नंबर का आंसर होगा अध्यापन शैली पर। किस पर करेगा? अध्यापन शैली पर। शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करेगा? अध्यापन शैली पर निर्भर करेगा भाई, ठीक है। RT अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय के लिए विद्यार्थी अध्यापन अनुपात होना चाहिए। प्राथमिक विद्यालय के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात में होना चाहिए भी। 17 नंबर का हो जाएगा, 30:1 हो जाएगा। मध्यावधि परीक्षा एक उदाहरण है। मध्यावधि परीक्षा एक उदाहरण है भी, तो ये हो जाएगी योगात्मक मूल्यांकन का। मध्यावधि परीक्षण का उदाहरण है योगात्मक मूल्यांकन का हो जाएगा भी। तो बात करें किसकी? 18 नंबर की। 18 नंबर की बात करेंगे तो इसका आंसर होगा अपना C। 19 नंबर, कौन सा रोग वंशानुगत है? कौन सा रोग इनमें से वंशानुगत होता है? तो फिनाइल कीटोनुरिया, ठीक है, B नंबर आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है? निष्पादन परीक्षण है भाटिया बैटरी, रोरसा परीक्षण, और WAIC, और रेवन का SPM। बताइए भी, 20 नंबर का आंसर होगा भाटिया बैटरी। बुद्धि का निष्पादन परीक्षण का जो उदाहरण है वो है भाटिया बैटरी। उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए प्रयुक्त होता है? तो प्रतिभाशाली बालक हो जाएंगे, तेजी से सीखने वाले, धीमे सीखने वाले, रचनात्मक से सीखने वाले। 21 नंबर का आंसर बताइए भी, तो हो जाएगा धीमे सीखने वाले बालकों के लिए उपचारात्मक परीक्षण उपयुक्त होता है। शिक्षण की खेल कूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? शिक्षण की खेल कूद विधि किस विधि पर आधारित है भी? 22 नंबर का आंसर हो जाएगा वृद्धि और विकास का सिद्धांत। वृद्धि और विकास का सिद्धांत होगा खेल कूद विधि। NCF 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रोफेसर यशपाल हो जाएंगे भी, याद रखना, ये बार बार प्रश्न आ रहा है, 2-3 बार प्रश्न आ गया, प्रोफेसर यशपाल आ जाएंगे, ठीक है। RTA अधिनियम 2009 किस आयु समूह के बालकों के लिए है? RTA अधिनियम 2009 किस समूह के आयु के बालकों के लिए है? ये है 6 से 14 वर्ष, ठीक है, निःशुल्क शिक्षा। निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है? दैहिक अभिप्रेरक नहीं है, दैहिक का मतलब होता है शारीरिक, शरीर। उपलब्धि है, भूख है, प्यास है, नींद है। 25 नंबर का आंसर बताइए भी, तो उपलब्धि परीक्षण नहीं है, भूख है, नींद है और प्यास भी है।
अल्बर्ट बांडुरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत कौन सा है? अल्बर्ट बांडुरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत इनमें से कौन सा है, बताइए भी। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत इनका नहीं है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत और अंतर्दृष्टि अधिगम। तो इसका आंसर क्या होगा अपना? डी नंबर। तो इसने पूछा कि अल्बर्ट बांडुरा का प्रस्ताव अधिगम सिद्धांत है सामाजिक अधिगम। हाँ, अल्बर्ट बांडुरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था, याद रखना आपको। तो संज्ञानात्मक सिद्धांत तो जीन प्याजे ने दिया था। शास्त्री मैंने कहा पावलाव को बनाना है भी। पावलाव क्या है? एक शास्त्री पंडित है, बस इतना याद रख लेना। रेमंड केटल द्वारा कितने व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए गए थे? केटल द्वारा कितने व्यक्तित्व कारक, ये बार बार प्रश्न आ रहे, देखो किस प्रकार बार बार घुमा घुमा के दिया जा रहा है। तो 16 कितनी पीएफ जो प्रणाली थी, 16 प्रश्नावली। निम्न में से कौन सा मास्लो की आवश्यकता के पदानुक्रम से सम्मिलित नहीं है? दैहिक आवश्यकताएं, व्यक्तिवाद एवं समूहवाद, स्नेह व समदता, आत्मसिद्धि। 28 नंबर का है बी, व्यक्तिवाद और समूहवाद। ये जो है पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं है। दैहिक आवश्यकता होगी मास्लो के अनुसार, स्नेह व समदता होगी, आत्मसिद्धि होगी। एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाता है? द्वंद्व, कुंठा, चिंता, दबाव। ये टॉपिक है भी समायोजन और कुसमायोजित से। 29 नंबर का आंसर बताइए। तो इसमें द्वंद्व पैदा होगा अभी, ठीक है, दो विपरीत इच्छाओं का होना। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान स्टीफन कोरे से संबंधित है? स्टीफन कोरे का सिद्धांत कौन सा है? क्रियात्मक अनुसंधान। कौन सा हो जाएगा? क्रियात्मक अनुसंधान। तो ये हो गए हमारे 2021 के। अब हम बात करते हैं 2022 के लास्ट प्रश्नों की, 30 प्रश्नों की, जो हमारे लिए कितने के महत्वपूर्ण हो सकते हैं। बात करते हैं 2022 के प्रश्नों की। तो दोस्तों हम बात करते हैं 2022 का पेपर है ये, और 30 प्रश्न इसमें भी चर्चा कर लेते हैं। लास्ट पेपर है ये हमारा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन असत्य है? यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। एक बच्चा एक एकीकृत पूर्ण रूप में विकसित होता है। विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरों को प्रभावित करने की संभावना होती है। विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। अभी बताइए, विकास से संबंधित है ये। इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर। केवल एक जो है असत्य है, केवल एक। यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, ये गलत हो जाएगा। बच्चा एक एकीकृत पूर्ण रूप में विकसित होता है, ये सही है। विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरों को प्रभावित करने की संभावना होती है। विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, अब इसमें बताना है 2 नंबर का उत्तर। देखिए, विकास तब होता है या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। मैंने आपको कहा कि परिपक्वता प्लस में अधिगम ही क्या है? विकास है। अधिगम यानी हम कह सकते हैं तो विकास है, विकास हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है? प्राक टोली आयु, अनुकरणीय आयु, खिलौने की आयु, सवाल करने की आयु। अभी बताइए, बचपन की विशेषता इनमें नहीं है। इस प्रश्न में बोन्स दिया गया है, देखिए सारी की सारी है। प्राक टोली वाली भी है, बाल्यावस्था, अनुकरण भी है, प्रश्न भी पूछता है, खिलौने की आयु है, तो इसमें इन्होंने बोन्स दिए अभी, ठीक है। प्रकृति एवं पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रकृति और पोषण विवाद, अनुवांशिकी और वातावरण, व्यवहार और वातावरण, वातावरण और जीव विज्ञान, वातावरण व पालन पोषण। प्रकृति और पोषण। प्रश्न नंबर की बात कर रहे हैं हम 4 की। प्रश्न नंबर 4 का आंसर होगा ए, प्रकृति, अनुवांशिकी और वातावरण, यानी 1 नंबर आंसर होगा। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है, मैंने बताया था अभी, टर्मन ने भी बताया था और मैंने भी बताया था टर्मन को पढ़कर। बताइए भी 5 नंबर का हो जाएगा। 140 बुद्धि लब्धि वाला उन्होंने बताया था, प्रतिभाशाली बालक है। स्कूलों को व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि स्कूलों को व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखना चाहिए। प्रत्येक छात्र को विशिष्ट महसूस करवाने हेतु, छात्रों के बीच अंतर को कम करने हेतु, छात्रों व छात्राओं की अक्षमताओं और प्रदर्शन को नहीं जानने के लिए, समझने के लिए कि छात्र सीखने में समर्थ या असमर्थ क्यों हो रहे हैं। इसने पूछा कि व्यक्तिगत विभिन्नता बतानी है, ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम बात करें 6 नंबर प्रश्न की।
समझने के लिए कि छात्र सीखने में समर्थ या असमर्थ क्यों हो रहे हैं, ये इसका आंसर ध्यान रखना चाहिए, डी नंबर आंसर हो जाएगा। 16 वर्ष की आयु को बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु किस वर्ष होगी? 16 वर्ष की आयु बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु कब होगी? 7 नंबर का होगा डी 12। 7 नंबर का आंसर क्या होगा? 12 वर्ष की होगी। प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रतिदर्श के रूप में चुनाव कर लेता है। यह सिद्धांत किसने दिया था? यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? थॉमसन का सिद्धांत है। ठीक है। निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है? निर्धारण मापनी, अवलोकन, साक्षात्कार, कथानक, संप्रत्यय परीक्षण। तो प्रक्षेपी विधि कौन सी है व्यक्तित्व मापन की? बताइए भी। 9 नंबर का आंसर का उत्तर दीजिए। तो कथानक संप्रत्यय परीक्षण ही क्या है? प्रक्षेपी विधि है। सृजनात्मकता मुख्यतः किसमें होती है? अति सक्रियता में, कम बोधगम्यता में, अभिसारी चिंतन में, अपसारी चिंतन में। सृजनात्मकता चिंतन बताइए भी। तो होगा अपसारी चिंतन में। किसमें? अपसारी चिंतन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है? तीव्र चिंता, अपराध बोध के बारे में जुनूनी सोच, विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति, और बीमारी का डर। तो देता है कि समायोजन को बढ़ावा देती है। 11 नंबर का आंसर देखिए भी। 11 नंबर का आंसर होगा डी, विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति। ये प्रश्न पीछे भी 2015 में आया था। प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या है? अभिव्यक्ति में न्यायता, जिज्ञासा, वार्तालाप प्रियता और अति सक्रियता। प्रतिभाशालक जो बालक है, तो इसमें जो है बालक के लक्षण क्या होंगे? एक तो होंगे अभिव्यक्ति में न्यायता यानी नया करेगा, दूसरा है जिज्ञासा प्रवृत्ति का होगा। ठीक है, तो ए और दो दोनों सही हो जाएंगे। बुद्धि लब्धि के लिए निम्नलिखित फार्मूला किसने दिया था? अभी मैंने बताया था, मानसिक आयु बटा में कालानुक्रमिक आयु। 13 नंबर का आंसर होगा। इसमें टर्मन ने भी दिया था और विलियम स्टर्न ने भी दिया था, तो दोनों उत्तर माने इसने, ए व बी दोनों उत्तर माने हैं। ठीक है, 13 नंबर का 2 उत्तर माने अभी। रवि का बुद्धि परीक्षण इंगित करता है कि वह औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है। हालांकि पढ़ने, वर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम हैं। उसके गणित के ग्रेड काफ़ी अधिक हैं। रवि लेखन कौशल में अच्छा है। रवि में अधिक संभावना है। डिस्कलेलिया गणित से संबंधी विकृति। डिस्ग्राफिया देखिए गणित में तो अच्छा है, तो ये तो नहीं होगी। डिस्ग्राफिया लेखन से संबंधी विकृति। ठीक है, डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित विकृति। डिस्फेजिया बोलने से संबंधित विकृति। अब इसमें बताइए भी, इसका आंसर देखिए, बड़े गजब के प्रश्न हैं। 14 नंबर का आंसर बताइए भी। तो डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित विकृति है उसमें, क्योंकि उसके ग्रेड बहुत कम है। गणित में अच्छे है तो वो डिस्कलेलिया गणित से संबंधित विकृति होगी। डिस्ग्राफिया यानी लेखन से संबंधित विकृति है, तो इसमें सी नंबर आंसर होगा। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। यह कथन किस शिक्षाविद के द्वारा दिया गया है? यह कथन किस शिक्षाविद के द्वारा दिया गया है? स्किनर के द्वारा। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। उत्तरोत्तर यानी लगातार। कक्षा 2 की छात्रा सृष्टि को अध्यापिका ने मूल गणित विषय के सवाल करवाए। अगले दिन उसने बाजार में सामान खरीदने के उपरांत दुकानदार द्वारा की गई योग की गलती को चिन्हित करके सही करवाया। यह अधिगम कौन सा प्रकार है? नकारात्मक है, सकारात्मक है, द्विपक्षीय है या शून्य स्थानांतरण है? 16 नंबर का आंसर होगा सकारात्मक स्थानांतरण है भी। ठीक है, एक व्यक्ति में एक समय पर 2 विपरीत इच्छाओं का होना, ये कोई बार बार प्रश्न आ रहा है ना किसी प्रकार, तो द्वंद्व पैदा होगा अभी। ठीक है, जैसे आप में अभी कोई कह रहा है फर्स्ट ग्रेड करूं, सेकंड ग्रेड करूं या रीड करूं। निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत कहते हैं? बार बार यह प्रश्न देखो कितना गजब का है। पुनर्बलन का सिद्धांत कहते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन का। दूसरा है उद्दीपक अनुक्रिया का। तीसरा शास्त्रीय जो पंडित वाला पावला वाला है या अंतर्दृष्टि वाला। तो प्रश्न नंबर 18 का आंसर क्या होगा अभी? क्रिया प्रसूत अनुबंधन। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर वाला। इसका स्किनर वाला सिद्धांत है, पुनर्बलन का सिद्धांत है। ठीक है,
निम्नलिखित में से उस उदाहरण का चयन कीजिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है इनमें से, वो चुनना है हमें। वंदना परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम कर रही है जिससे वह अपने माता पिता से उपहार प्राप्त कर सके। उर्मिला फटाफट गृह कार्य समाप्त कर रही है क्योंकि गृह कार्य समाप्त करके वह टीवी देख सकती है। इला बहुत सारी पुस्तकें पढ़ रही है क्योंकि वह जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करके विद्यालय का नाम जिला स्तर पर रोशन करना चाहती है। मेघा अपने परियोजना कार्य के लिए विभिन्न स्रोत तलाश रही है क्योंकि वह नई जानकारी प्राप्त करने के लिए रुचि रखती है, तो इसका डी नंबर होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? आंतरिक अभिप्रेरणा का मतलब है डी। ठीक है, इसने कहा भी सही कौन सा दर्शाता है। निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादित नहीं किया था? अधिगम थॉर्नडाइक ने दिया था, स्किनर ने भी दिया था, और बताइए 20 नंबर का आंसर क्या होगा? कोहलर ने भी बताया था, लेकिन बीएस ब्लूम ने नहीं बताया था। ठीक है, इसने शिक्षण के उद्देश्य बताए थे, शिक्षण का वर्गीकरण किया था। ठीक है, बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना क्या दर्शाता है? उनकी बाहरी प्रेरणा को कम करता है, उनकी आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाता है, बच्चों को लक्ष्य प्रदर्शन की बजाय महारत हासिल करने के प्रति ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये बच्चे इनाम पाने के लिए सीखने, बच्चों की प्रकृति रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। 21 नंबर का आंसर होगा डी। बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। ये दर्शाता है कि बार बार बच्चों को सजा से बचने और इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए। आरटीआई अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह काम के निर्धारित घंटे कितने हैं? भी आरटीआई 2009 के तहत 40 घंटे, 42 घंटे, 45 घंटे, 48 घंटे भी। 22 नंबर का आंसर होगा 45 घंटे। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण का विशेषता से भिन्न है? उत्तम परीक्षण की विशेषता से भिन्न है विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, अभिक्षमता। 23 नंबर का आंसर होगा डी। अभिक्षमता जो है उत्तम परीक्षण की विशेषता से भिन्न है। शिक्षार्थी केंद्रीय पाठ्यक्रम में निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण है? अध्यापक, बच्चा, विषय वस्तु, वातावरण। शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण है? कौन सा महत्वपूर्ण है? 24 नंबर का आंसर क्या होगा? भी कौन सा इसमें महत्वपूर्ण है? तो बच्चा। कौन सा हो जाएगा? बी नंबर आंसर हो जाएगा। एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र व्याख्या सुन सके, कक्षा कक्ष में शिक्षक के व्याख्या के नोट्स ले सके, कक्षा कक्ष में अनुशासन बनाए रखे, छात्रों और शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले। 25 नंबर का आंसर क्या होगा? अभी तो छात्रों और शिक्षक में क्या होगा? पारस्परिक छात्र क्रिया को प्रोत्साहन मिले। ये एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा कक्ष में परिस्थिति उत्पन्न करता है। क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ क्या है? ये देखो बार बार क्रियात्मक अनुसंधान का प्रश्न आ रहा है। 26 नंबर का आंसर क्या होगा? तो एक शोध जिसे तत्काल समस्या को हल किया जा सके, ये है क्रियात्मक अनुसंधान। एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए अनुमोदक, सुविधादाता, आधिकारिक, तानाशाह। ये तो नहीं होनी चाहिए तानाशाही। दूसरा बताइए, और 27 नंबर का आंसर अपना होगा सुविधादाता होना चाहिए। भी मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? भी बार बार प्रश्न आ रहा है ये सेम। मूल्यांकन का उद्देश्य, प्रश्न नंबर हम बात करेंगे किसकी? प्रश्न नंबर 28 की हम बात करने वाले हैं। भी मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? बच्चों को मंद शिक्षार्थी और प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में अंकित करने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि उन बच्चों की पहचान करने के लिए जिन्हें उपचारी उपाय की आवश्यकता हो, तो सीखने की कठिनाइयों और समस्या क्षेत्रों का निदान करने के लिए, उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहां तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है इसका आंसर डी होगा। क्या होगा? डी होगा सही उत्तर। अब ये देखो प्रश्न है थोड़ा सा बड़ा है। समीप दूराभिमुख दिशा क्या होती है? और सिर पदाभिमुख दिशा। फिर अंतर्व्यक्तित्व भिन्नता मैंने बताई थी आपको, अंतर्व्यक्तित्व भिन्नताएं। बताइए भी इसका आंसर क्या होगा? बड़े गजब का प्रश्न दिया इन्होंने। 29 नंबर का आंसर बताइए भी। तो इसमें देखिए सबसे पहले समीप दूराभिमुखी की बात करेंगे तो सिर से पैर की ओर होता है, जिसे सिफेलोकोडल कहते हैं। दूसरा है सिर पदाभिमुखी दिशा, बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं।
तो 2 का आंसर होगा, 1 मिनट रुकिए, इसमें आंसर होगा समीप दूराभिमुखी होता है, समीप शरीर के केंद्र से बाहर की ओर वृद्धि होती है। फिर सिर पदाभिमुख दिशा होती है, सिर से पैर की ओर। ठीक है, सिर आ गया, सिर से पैर की ओर। अंतर व्यक्तित्व भिन्नता किसमें होती है? भिन्न भिन्न बच्चों के भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। अंतर व्यक्तित्व भिन्नताएं। दूसरा, किसी एक बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे से भिन्न हो सकती है। तो ये एक अर्थ ये बनता है इसका। एक अर्थ ये बनता है कि भिन्न बच्चे के भिन्न भिन्न दर से भटकते हैं। तो 4 का सी यानी 1 नंबर आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का आंसर होगा ए। ठीक है, याद रखना भी। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, याद रखना ना भी। ये जो है विकास के प्रमुख सिद्धांत है, जहाँ पे है कि विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। 30 नंबर का आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, और ठीक है, तो इसका ए नंबर आंसर होगा। तो ये आज के हमारे जो है लगभग 2011 से लेकर 2022 तक सारे पेपर हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और अच्छे तरीके से आप रिवाइज कीजिए। और हमने देखा कि 2011 से लेकर 2022 तक सेम टॉपिक से सेम प्रश्न आ रहे हैं बार बार, बस उन्हीं प्रश्नों को घुमा फिरा कर दिए जा रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। सबसे पहले देखिए, हमने सबसे ज़्यादा प्रश्न पढ़े बाल विकास के। बाल विकास को अच्छी तरीके से पढ़ लेना, जिसके प्रमुख सिद्धांत है या विकास का अर्थ क्या है। दूसरा टॉपिक मेरा होगा यहाँ पे क्रियात्मक अनुसंधान को अच्छे तरीके से पढ़ना है, आपने देखा होगा प्रश्न बार बार आ रहे हैं। तीसरा, अपने अधिगम के प्रमुख जो सिद्धांत है उनको पढ़ने हैं, जैसे शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, पावलोव का सिद्धांत है, ये सारे याद करने हैं। चौथा टॉपिक आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है व्यक्तित्व के जो सिद्धांत है उनको पढ़ना है, फालतू चीज़ें नहीं पढ़ने। जो भी शील गुण का सिद्धांत है, मनोविश्लेषण का सिद्धांत है, ये पढ़ने। फिर आप पे 5 नंबर टॉपिक में बताऊंगा समायोजन को पढ़ना है। देखो समायोजन के कितने प्रश्न आए थे। समायोजन जिसे रक्षा तंत्री युक्ति भी कहा जाता है, कैसे भी आ सकता है। तो ये आपको अच्छे तरीके से इतने टॉपिक पढ़ने होंगे, और एनसीएफ और उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है, आईटी 2009 2005। तो इससे आपको पता चल जाता है कि कौन से टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न गहराई से पूछ सकता है, कौन कौन से ऊपर से आ रहे हैं प्रश्न। इससे आपका थोड़ा मोटिवेशन भी बढ़ेगा, और आप अच्छे तरीके से इनको कवर पर करवाएंगे। और जैसे मान लीजिए आपको प्रश्न नहीं आता है, तो वीडियो को रोकिए और अपने जाके उस टॉपिक को देखिए। जैसे पुनर्बल का सिद्धांत आपको नहीं याद रहा है कि कौन सा है, तो आप उस पर जाके देखिए और उसको पूरा पढ़ लेंगे आप, और साथ में आपका टॉपिक भी जो है सिद्धांत है वो भी याद हो जाएगा। तो पुराने पेपर पढ़ने का यही मतलब है कि जैसे बुद्धि उपलब्धि दिया है, तो इसका सूत्र देखिए। अब इसने दोनों माने विलियम स्टर्न और टर्मन, तो जाकर देखिए कि क्या इसने कैसे माने हैं, क्या इसने दिया और टर्मन ने क्या दिया है, तभी आप जो है अच्छे तरीके से कवर कर पाएंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इस वीडियो का अच्छे तरीके से रिवाइज करें।